ओके, नमस्ते एवरीवन। क्लास में भी शायद हम लोग ज्वाइन हो गए हैं। हुँ, जी, बढ़िया। तो आज हम सेशन को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक मैं समराइज़ कर दूँगा कि हमने अभी तक जो लर्निंग्स है उसको किस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं और हम लोगों के पास एक जो नया दर्शन है, नया दृष्टिकोण है, उसको हम कैसे हर एक चीज़ में देखें कि कैसे वो चीज़ उसका कार्य कर रही है। तो एक ये स्लाइड है, मैं आपको थोड़ा-सा उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा ऑडियो सही से आ रहा है? थम्स अप करिए, वहाँ पर कोई भी हाँ, बढ़िया, ओके। तो ये जो सेंटेंस जो है ना, हर एक चीज़ जो है वो बढ़िया, हर एक चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ है। वो एक ऐसा दृष्टिकोण है कि हम लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा है या साइंटिस्ट जो है, जो विज्ञान है, वो ऐसे कह रहा था कि हर एक चीज़ जो है वो घटना जो घटी है, वो बाय चांस घटी है। तो ये एक बहुत अलग तरीक़ा से देखने का नज़रिया है कि पृथ्वी में जो भी कुछ हो रहा है, वो एक व्यवस्था के लिए हो रहा है। और वो व्यवस्था क्या है? तो जो मानव है, जो ज्ञान अवस्था है, उसको सस्टेन करने के लिए ये सब चीज़ें घटित हुई है। और उसकी जो अवस्था है, उसको मेंटेन करने के लिए तरह-तरह की साइकिल्स के बारे में हमने बात की थी। पहले तो हमने स्टार्ट किया था जो मून की साइकिल है, उससे स्टार्ट किया था। मैं अगर यहाँ पर से दिखा सकता हूँ आपको। तो मून की साइकिल में हम लोगों ने देखा कि कैसे हर एक जो है क्लाइमेट जो है हमारा विंटर है, समर है, ऑटम है, जो सियारा है, उनाड़ा है, जिसको कहते हैं ना और पानखर ऋतु है, ये जितने भी ऋतुएँ हैं, वो जो है वो चंद्रमा के साथ जुड़ी है और वो इसलिए जुड़ी है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, वो एक 23 डिग्री के झुकाव में घूम रही है। अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी जो है, ये जो डिग्री का घुमाव है, इसकी वजह से जो सूर्य की किरणें यहाँ पर ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर जो नीचे के भाग में कम दूरियाँ हो जाती हैं। तो ये दोनों और अगर पृथ्वी जब यहाँ पर आती है, तब वो उल्टा हो जाते हैं। अगर आप देख सकते हो कि झुकाव जो है, ये पृथ्वी का झुकाव यहाँ पर ज़्यादा है सूरज की तरफ, राइट? और यहाँ पर नीचे का जो भाग है, वो दूर हो गया है सूरज से, तो उसकी वजह से यहाँ पर ठंड हो जाती है उस टाइम पे और यहाँ पर गर्मी हो जाती है। और वही पृथ्वी जब यहाँ पर आती है, तब उल्टा हो जाता है। ये जो पार्ट है, वो दूर हो जाता है सूर्य से और ये जो पार्ट है नीचे का, वो नज़दीक आ जाता है। ये 23 डिग्री का झुकाव की वजह से ये जो चंद्रमा है, जो उसकी वजह से ही जो झुकाव है, वो चंद्रमा की वजह से और ये हमारी सीज़न्स का कारण है। और हमने ये भी देखा था कि जो चंद्रमा जो घूम रहा है हमारे पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं है। उसमें भी एक तरह का फ़र्क है 50,000 किलोमीटर का और वो 50,000 किलोमीटर की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो पृथ्वी का थोड़ा-सा कम हो जाता है। जब चंद्रमा बाजू में आता है, तब थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, जिसको कहेंगे ना। जिसकी वजह से हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग को कैसे अ, जो पत्ते हैं उसके ऊपर कैसे पानी का प्रभाव पड़ता है क्योंकि पानी सबसे सूक्ष्म चीज़ है जो मूवमेंट कर सकती है, ऐसे कह सकते हैं। सर क्लास में लाइट चली गई है। अच्छा, तो आपको वीडियो भी नहीं दिखता होगा ना? ठीक है। नहीं। किसी के पास फ़ोन या ऐसा कुछ है वहाँ पर? वो चला सकते हैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए? वहाँ पर वाईफ़ाई का पासवर्ड ले लो सर के पास से और जी सर फोन ही चालू है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हम लोग ट्राई करते हैं, रन करते हैं।
उल्टा जी। अच्छे से दिखेगा, है ना? जी। जी, तो मैं ध्यान रखूँगा इसके बारे में कि क्लास में लाइट नहीं है अभी, कोई बात नहीं। अ, जी, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो मून का जो डिफरेंस है वो कैसे पानी को जो है वो सूक्ष्म जो तत्व है उसको कैसे अफेक्ट करता है, उसका मूवमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बढ़ जाता है पृथ्वी का, क्योंकि चंद्रमा है जो दूर हो गया अमावस के टाइम, तो वो जो है वो पानी जो है वो नीचे चला जाता है, सतह के नीचे, ज़्यादातर नीचे रहता है। और जब पूर्णिमा होती जब ऊपर आ जाता है, मतलब चंद्रमा जब नज़दीक आ जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का वो कम हो जाता है, बिकॉज़ ये बहुत न्यूनतम होता है। अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग भी खुद उड़ने लगते, ऐसा भी नहीं है। बट अमुक मात्रा में, अमुक परसेंटेज जिसको कहते हैं माइक्रो परसेंटेज में ये सब कर चल रहा है, जिसकी वजह से ये सब झाड़-पान को भी वो अफ़ेक्ट करता है। और वो अफ़ेक्ट करता है, कैसे करते हैं? हम लोग उसका वर्ड क्या है? व्यवस्था के लिए। ये प्लांट्स और ये सब जितने भी जीवाणु है और पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, ये सब सूक्ष्म तरीके से एक तालमेल में, जिसको कहते हैं ना, वो तालमेल में सब चीज़ें चल रही और हो रही है। एक बहुत अद्भुत आपको एक नज़ारा अगर देखेंगे, तो पूरी पृथ्वी के नीचे कैसे एक चीज़ स्टार्ट हुई थी। मैं आपको फिर से एक दृश्य बदल देता हूँ यहाँ पर से। कैसे पृथ्वी जो थी वो आग का गोला ऐसे बनती गई और उसमें जुड़ता गया, पदार्थ जो है वो जुड़ता गया और हमारा ग्रह बना है। वो छोटे-छोटे पत्थर, कंकड़ इकट्ठे जुटते गए और फिर ऐसे कहते हैं ना, नैनो प्लैनेट्स, मतलब एक प्लैनेट के साइज़ के पत्थर हो गए और फिर वो भी एक-दूसरे से टकरा करके यही पृथ्वी के साथ टकरा करके हमारा चंद्रमा बना था। उसके बाद कॉमेट्स, मतलब ऐसे तरह के गैसियस आज भी ये आती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना, हमारे पृथ्वी के साथ अभी टकराती नहीं, क्योंकि हमारे पृथ्वी में एक एटमॉस्फेयर भी है। बट ये सब कॉमेट्स आज भी आती है। तो ऐसी कॉमेट्स पृथ्वी पे आई जो गैस लेके आई, और गैस में हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और उसमें अमुक मात्रा जो ज़रूरी था व्यवस्था के लिए, उसमें कॉम्बाइन होकर के पानी बन गया। और आज पृथ्वी में पानी जो है जो संग्रह है वो लगभग उसका स्ट्रक्चर का 70%, जो ऊपर का जो सतह है, उसका कवरिंग का जो 70% वो पानी है। और हमने ये भी देखा कि कैसे वो जन्म दिया एक चीज़ को, जो पदार्थ में से जो प्राण अवस्था का जो पहला जन्म था वो एल्गी के फॉर्म में था, काय के स्वरूप में था। उसके बाद वो खुराक बना जीव अवस्था का। जीव अवस्था में भी कोल्ड ब्लडेड, मतलब जैसा वातावरण है वैसा ही अनुकूल वातावरण में ये सब जानवर जीते थे। फिर उसमें से जो गर्म खून वाले थे, मतलब वातावरण के हिसाब से नहीं, जो गर्म खून वाले थे वो प्राणी बच गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पत्थर पृथ्वी के साथ टकराया और उसमें धूल उड़ी। लगभग 4-5 महीने तक पृथ्वी के ऊपर कोई भी तरह का सूर्य की किरणें नहीं आ पा रहे थे, और उसकी वजह से जो है ये डायनासोर सब लुप्त हो गए, है ना? और उसमें से जो मैमल्स थे, ये इतना ही टाइम में जो है हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, डायनासोर थे और वो लुप्त हो गए। 4-5 महीने में धुआँ उठा उसमें, और जो बचे थे, वो शेष जो बच्चे थे, उसमें से मैमल्स बचे थे छोटे-छोटे, जिसको कहते हैं ना, माउस या उंदर जो कहते हैं, उसकी प्रजातियाँ जो बची थी, जो गर्म खून करती रखती थी उसका, उसमें से बच गई। वो खाना भी उसका बहुत कम मात्रा में था, वो बच गए ऐसे प्राणी। जो बड़े-बड़े जानवर, जो बड़े-बड़े खुराक वाले जानवर थे, वो सब भूख के मारे मर गए उसको अंधेरे में और भूख के मारे। और वही सब चीज़ें जो है वो ऑयल बन गई, ऐसे तरह के लाखों करोड़ों साल जो है उसके ऊपर दबाव पड़ा, और उसकी वजह से पृथ्वी का जो है वो हर साल उसके ऊपर लेयर बनता गया, जमता गया, और वो आज जो है वो तेल का स्रोत, जो कुआँ जो होता है, तेल का कुआँ या सीएनजी गैस जो हम लोग नीचे से निकालते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे से, वो भी सब व्यवस्था के लिए है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्था के लिए होती गई और होती ही रह रही है और होती ही रहेगी, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हमने ये समझा कि जो अणु है, कल हमने अणु की भी बात की थी, कैसे अणु जो है वो वहाँ से ही व्यवस्था की बात हो रही है।
मैं आपको उसका पिक्चर शायद 1 मिनट ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं, हर एक तत्व जो होता है उसका भी एक प्रयोजन है और उसमें से जो अणु की बात की थी वो कैसे एक मिनट दीजिए मुझको। ये जो अणु होता है, एटम जो होता है, वो कैसे व्यवस्था के लिए भी ये भी जो है उसके अंश जो होते हैं अंदर के बीच के अंश, कैसे नाभि में उसका अंश जो होता है वो कंट्रोल करता है सब जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसका और कैसे भागीदारी के स्वरूप में ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, वो भी दोनों मिलकर के व्यवस्था के लिए पानी बन जाते हैं जो बुझाने का काम करते हैं। एक पदार्थ जो है वो जल ने का काम करता है और एक पदार्थ है वो जलाने का काम करता है। हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव होता है, ऑक्सीजन फ्लेमेबल होता है और वो दोनों मिलकर के एक फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, आग को बुझाने का काम करता है। तो ये व्यवस्था के लिए हम लोग सोचते हैं कैसे हो रहा है ये हम लोग देख सकते हैं। कहीं न कहीं वही सब चीज़ों से हम लोग भी बने हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर लाखों करोड़ों मैं आपके सामने ही एक सिंपल सा एक दृश्य जो कहते हैं ना कि पानी का बूंद जो होता है वो कितना एटम्स लेके घूमता है। एक just मिनट। तो अब एक पानी का बूंद में जो है वो 5 गुणिया 10 फिर 21 ज़ीरो आप उसमें से समझ ही लीजिए एक पानी का बूंद है ना? अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स अप्रॉक्सिमेटली 5-6 ट्रिलियन एटम्स। अब ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सारे एटम्स जो है, एटम्स मतलब ये इसमें आप भाग्य 3 करो तब जाकर के वो पानी का मॉलिक्यूल बनता है। क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो होता है पानी का उसमें H2O होता है, तो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसका भाग्य 3 करोगे तो वो इतने कंपाउंड्स से पानी का एक बूंद बना, एक पानी का बूंद। अब आप ये गिनती भी नहीं कर सकते इतना सारा लंबा जो नंबर होता है ना? तो ये एक अंदाज़ है कि गिनती का भी कैसे एटम्स कितने सूक्ष्म होते हैं और वो जो सूक्ष्मता जो है उसकी, वो व्यवस्था के लिए सब चीज़ें काम कर रही है। ऐसे नहीं कि हम लोग पानी के टुकड़े-टुकड़े करते जाएँगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। कितना आप उसके अंदर डीप में जाओगे, तब आप देख पाओगे कि ये मतलब 5 लिखना है, उसके बाद 21 ज़ीरो लिखना है। 21 ज़ीरो तब जाकर के एक पानी के बूँद में जितना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलते हैं, वो इतनी गिनती का नंबर ऑफ एटम्स है ना? तो ये एक बहुत जिसको कहते हैं ना व्यवस्था के लिए हम लोग आज भी मैंने कल भी बोला था कि कैसे आँख जो हमारी है वो 64,000 मेगापिक्सल का कैमरा है। हम लोग एक इतना बड़ा पर्दा होता है उसमें एक छोटा कलर अलग होता है तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है। यही तो मेगापिक्सल होता है ना? जो छोटे मेगापिक्सल का कैमरा होता है आप लोगों को याद होगा कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसमें बहुत सारा धुंधला पिक्चर आता है। तो क्लैरिटी जो है हमारी आँख की जो क्लैरिटी इतनी सारी छोटी-सी सूक्ष्म कैमरा की साइज़ है आँख की और वो जो प्रोसेस होता है उसमें, तो बायोलॉजी जो है वो उसमें काम कर रही है और बायोलॉजी कितना परफेक्ट काम कर रही है, आप देख सकते हैं, है ना? तो ये मैं थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जी, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे बारिश और कैसे वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी जो हुई पृथ्वी के ऊपर, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी के जो सतह है, वो सुधरती गई। बहुत सारे टॉक्सिन थे, बट वो पृथ्वी का जो है वो पलटना और वो जो प्रोसेस उसके ऊपर चला है, वो बहुत सालों का प्रोसेस था। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ, ये प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा-सा समराइज़ करने में भी थोड़ा-सा टाइम लेंगे हम, तो काफ़ी सारा क्लैरिटी होती जाएगी आपको। ये जो मेन जो ये कार्यक्रम हुआ है ना, कितने सालों तक ये सब होता रहा था और पृथ्वी की सतह जो है, उसमें जो हेवी मेटल्स जो थे, ख़ास करके, वो जो है वो डिपॉज़िट हो के दरिया के किनारे जो है वो डिपॉज़िट होते गए। जो अच्छे
एटम्स थे, जो अच्छे मॉलिक्यूल्स थे, जो अच्छे कंपाउंड्स थे, वो सतह के ऊपर ही रह गए, झाड़-पान के अंदर संग्रहित होते गए, और जो हेवी मेटल्स थे, वो सब जो है बारिश की साइकिल से जो है वो नीचे चले गए। जो जो भी बारिश होती थी, वो उसमें से जो हेवी मेटल्स था यहाँ से, वो उठा-उठा के नीचे चले जाते थे, और पृथ्वी की सतह के पे नीचे भी जो भी हेवी मेटल्स थे, वो नीचे बैठ जाते थे, और वो पूरी पृथ्वी नीचे चली जाती थी। तो पृथ्वी के गर्भ में जो है ज़्यादातर हेवी मेटल्स जो है वो डिपॉज़िट हो रहे हैं। आज भी ये सब चीज़ें कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम जो है वो अगेन फिर से मैं हम लोग कहेंगे कि व्यवस्था के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का बीच का जो गर्भ जो होता है वो कितना गर्म लोहा है। अब ये गर्म लोहा है, वो भी एक तरीके से अंदर से घुमाव कर रहा है, और वो घुमाव की वजह से भी ये हम लोगों के पास गुरुत्व आकर्षण जो होता है वो तो है ही पृथ्वी का, उसके साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र बनता है ये, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो उसके वजह से बनता है, जिसके कारण जो है वो हमारी पृथ्वी जो है उसके आजू-बाजू जो भी कोई भी तरह का सोलर रेडिएशन मतलब सूर्य की किरणें जो होती है, वो 99.9% रुक जा रही है, और हमारी पृथ्वी ऐसे तरीके से जैसे कोई कहते हैं ना कि बॉडीगार्ड या कोई शील्ड इसके ऊपर लगा हो, वैसे कार्यक्रम चल रहा है, और वही जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमको हमारा बचाव, दूसरे का जीव का बचाव, और प्राण अवस्था है उसका भी बचाव ये कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो पेड़-पौधे भी मर जाते। इतना धूप जो है वो उसमें भी पत्ते जो है वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते। तो ये व्यवस्था के लिए ये सब हो रहा है। फिर अगेन वही बात आती है कि व्यवस्था के लिए ये सब हो रहा है ना? और ये हमने समझने की कोशिश की कैसे ये मतलब मोटर के अंदर वाइंडिंग्स होता है वैसे ही चुंबकीय आकर्षण, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसके अंदर भी सेम कन्वेक्शन सेल चलते रहते हैं। ये जो सेल है वो ऐसे ही नीचे चलते रहते हैं, और उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दसियों लाख किलोमीटर दूर उसका प्रभाव क्षेत्र होता है। तो ये भी कैसे हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि कैसे पृथ्वी उसके साथ तालमेल में हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे देखो दसियों लाख किलोमीटर तक वो उसका इफ़ेक्ट रहता है। अ, सूर्य के ऊपर से बहुत सारे रेडिएशन आता है जो अ, हम लोग सोलर फ्लेयर्स कहते हैं उसको। उसका एग्ज़ैक्ट मुझको हिंदी में वर्ड्स अभी ढूँढना पड़ेगा, बट सोलर फ्लेयर्स आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो सूर्य में से फ्लेयर्स निकलते हैं, ये सूर्य का बीच का पार्ट है, उसके ऊपर एक ब्लैंक वो रखा गया है, ताकि आपको बेसिकली ये जो है सूर्य के ब्राइटनेस जो है, वो कैमरा को अफ़ेक्ट ना करे। इसमें ये काला जो डॉट है, वो ये है बीच के। बट ये सूर्य के आजू-बाजू जो है, उसमें कैसा इफ़ेक्ट आया, आप देखो ये सूर्य निकला। तो वो जो इफ़ेक्ट निकल रहा है, कैसा रेडिएशन लेके आ रहा है, कैमरा भी एक तरह से बहुत सारा ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये सब नॉइज़ है, और ये जो नॉइज़ है वो रेडिएशन है। रेडिएशन का मतलब ये परमाणु जो है उसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो ये सब चीज़ें उसके साथ निकल रही है। तो यही चीज़ को बचाने के लिए जो पृथ्वी के पास अ, में फ़ील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फ़ील्ड है। किसी को कोई प्रश्न है? जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि कैसे ये जो व्यवस्था के लिए सब चीज़ें होती गई। एक ये दूसरा भी एनिमेशन था, मैं थोड़ा-सा स्पीड में दिखा देता हूँ आपको। ये एक्चुअली कल बताना चाहिए था, एक रह गया। जो पृथ्वी के नीचे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो परमाणु जो होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब उसके जो अंश है, वो स्टेबल नहीं होते। तो वो जो है ना विघटन करते रहते हैं, और दूसरे जो है वो जुड़ते रहते हैं। अभी देखो ये जो 2 कार्यक्रम जो है ना, उसकी वजह से जो है वो हमारा पृथ्वी के ऊपर से पहला सेल, पहला कोशिका है, वो बनी है। ये यहाँ पर से एक तरह का अम, अंश जो है वो उसको गर्मी पैदा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो पानी नीचे आ रहा है। आप देख सकते हो कि पानी कैसे नीचे यहाँ पर आ रहा है, और वो उसकी वजह से एक तरह का एक क्या कहते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, ये गर्मी हो रही है, पानी ऊपर जा रहा है, और पानी ऊपर जाकर के यहाँ से निकलता है
और वहाँ पर एक व्यवस्था के लिए आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और पहला जो स्ट्रक्चर जो होता है कोशिका का, वो बनता है। ऐसे सब शुरुआत हुई थी। पहले कोशिका कैसे बनी थी? ये जो स्ट्रक्चर है जो बन करके एमिनो एसिड्स, मतलब उसका जो प्रोटीन जो होता है, जो हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनता है। और ये सब सिंपल कंपाउंड से बनता है, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि कैसे ये जो यहाँ पर जो है साइकिल जो है, फिर से यही साइकिल की बात आ गई। यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जो परमाणु जो होता है वो स्टेबल नहीं होते, उसका विघटन हो रहा है यहाँ पर, वो उसकी गर्मी, उसकी वजह से गर्मी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से पानी जो है यहाँ पर गर्म हो रहा है। और पानी गर्म होते हुए यहाँ पर से फुहारा की तरह निकलता रहता है, और वो वापस दूसरा जगह पर से ठंडा पानी नीचे जा रहा है। और एक तरह का ये कुकिंग हो रहा है। कुकिंग मतलब उसमें तैयारी हो रही है, कोशिका के बनने की तैयारी हुई। ये लाखों साल तक ऐसे ही चलता रहा। पानी नीचे से गर्मी मिलती है और वो पानी ऊपर चला जाता है, और वो पानी, नया पानी आता है, उसमें से फिर से वापस ये प्रोटीन जो है वो बना हुआ रेडी होता हुआ नीचे जाता है, और फिर से उसको गर्मी मिलती है, और फिर से वो वापस ऊपर आता है फुहारा की तरह। और आप देख सकते हैं कि कैसे एक चीज़ कॉम्प्लेक्स होते होते प्रोटीन जो है वो बन गया उसका मॉलिक्यूल। और पहला कोशिकाएं जो है वो, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं थी, और पहली कोशिकाएं जिसको हम लोग कहते हैं बर्थ ऑफ द फर्स्ट प्रोटोलाइफ, वो इसकी वजह से थी। यहाँ पर मैं फिर से रिवाइंड कराता हूँ कि कैसे ऐसे प्रोटीन्स बनते गए, और यहाँ पर इसको गाइजर कहते हैं। गाइजर का मतलब ऐसे नीचे से कुदरती जो है वो फुहारा निकलता रहता है, और वो गर्म पानी जो है वो वहाँ से रिलीज होता है, वापस वो ठंडा होकर के नीचे जाता है, वापस उसको गर्मी मिलती है, और वापस ऊपर आता है। ऐसे करके प्रोटीन जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ, और उसमें से फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एक साथ जुड़ करके व्यवस्था के लिए, फिर से वही बात आई, व्यवस्था के लिए कोशिकाएं बनी। और कोशिकाएं बनते बनते कॉम्प्लेक्स कोशिकाएं बनी, जिसमें वो उसका स्ट्रक्चर याद रखे। जो हम लोग कहते हैं ना, हमारा डीएनए, डीएनए जो होता है वो उसका हर एक आदमी का और हर एक जीव जंतु जानवर का अलग अलग डीएनए होता है, वो फिंगरप्रिंट की तरह होता है। तो डीएनए जो है वो वहां पर से उसके बाद बना। पहले सिंपल ऐसे कोशिकाएं थी, उसके बाद डीएनए, डीए मतलब हमारा जो मैप जो है, शरीर का मैप जो है, आंख कहाँ पर होनी चाहिए, वो कितनी आंख बड़ी होनी चाहिए, हमारा नाक कहाँ पर होना चाहिए, कितना बड़ा नाक होना चाहिए, आंख का कलर क्या है, हमारे पास कौन सी जगह पर बाल होते हैं, कौन सी जगह पर बाल नहीं है, ये सब चीजें, एक एक चीज का मैप जो होता है वो डीएनए सीक्वेंस के अंदर होता है। और वो सब चीजें फिर खाने जो है, खाने की चीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, ये सब तरह तरह के कॉम्बिनेशंस बनते गए। और ये फिर से वही वही बात आती है वहां पर, क्योंकि एटम्स जो है, क्योंकि जो अणु है वो व्यवस्था में है, और वो व्यवस्था में काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें उसके ऊपर एक ईंट जो सही से रखी गई है, तो पूरा का पूरा जो इमारत है वो सही रहता है। वैसे एटम्स जो है वो सही निश्चित आचरण में है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें अच्छे से चल रही और व्यवस्था के लिए चलती रहेगी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे चीज़ों को खरीदने और चीज़ों को नई बनाने के लिए और चीज़ों के पीछे दौड़ लगा के कैसे हम लोग, हालांकि ये कह सकते हैं कि ये पूरा एक बिजनेस का माइंड जो है वो, उसकी वजह से हम लोग का माइंड में भी एक तरह का इम्प्रिंट आ गया। कैसे हम लोगों को बताया जा रहा है कि हम लोग कम है, हम लोग कम है, इसकी वजह से हम लोग को लगता है कि कुछ शॉपिंग करने जाए, कुछ खरीदने जाए। उस चक्कर में हम लोगों ने खुदाई स्टार्ट की, और खुदाई स्टार्ट कर करते इतने बड़े बड़ी पृथ्वी की चट्टानें गिराते गए, और उसमें से जो मलबा जो है उसमें से हम लोग मिनरल्स निकालते हैं। और मिनरल्स निकालने के बाद जो है वो क्या करते हैं, उसको खुला छोड़ देते ऐसे ही। और जब वो खुला छोड़ देते तो वो तरह का, एक तरह का ऐसा दृश्य बन जाता है जो बहुत इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है। ये बहुत साल तक ऐसे ही खड्डा, और पूरी तरह से उसमें कुछ भी पक्षी या ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता है, मर जाता है तुरंत, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों ने खुदाई करके वहाँ पर छोड़ दिया ज़मीन को। थोड़ी मात्रा में वहाँ पर, जिसको कहते हैं ना, देखो
जो अणु होते हैं वो सब जगह पर, सब पृथ्वी में समान है। इसकी मात्रा है उसमें फ़र्क होता है थोड़ा-सा, जैसे कि आपके घर के बाहर ही सोना होता है, पर वो सोने की मात्रा जो होती है वो 1 प टका या 2% होता है। इसलिए आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर से तो सोना नहीं निकलेगा, क्योंकि जो उसका मेहनत जो है निकालने का, वो ज़्यादा है। अमुक जगह पर बाई चांस सोने का जो मात्रा है वो 10% है। तो 10% है तो मतलब आपका एक पूरा टन जो उसमें से मलबा निकालोगे, उसमें से 10% सोना है, तो वो कहते हैं कि वो तो सोने की खान है। क्योंकि वहाँ पर 10% सोना निकल रहा है, इसलिए वहाँ पर सोने की खान बना दी। बट पृथ्वी की जो रचना है, जो बनावट थी, वो ऐसे थी कि सब जगह पर सब न्यूट्रिएंट्स बिखरे हुए हैं और जस्ट दैट कि वो अलग-अलग परसेंटेज में है। तो अमुक जगह पर आप कहोगे कि लोहा ज़्यादा निकल रहा है, तो वहाँ पर लोहा का माइनिंग बना दिया। लेकिन लोहा तो सब जगह पर है। वो उसका प्रूफ ये है कि हम लोग पालक कहीं पर भी उगाते तो पालक में आयरन मिल जाता है, वरना पालक सब जगह पर क्यों नहीं हो सकती है? सब जगह पर होती है। तो तत्व सब जगह पर समान है, जस्ट उसका जो परसेंटेज है वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है, उसकी जगह पर हम लोग जहाँ ज़्यादा परसेंटेज होता है, वहाँ पर हम लोग माइनिंग करते हैं, जहाँ कम परसेंटेज हो जाता है, वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि पैसे के साथ जुड़ा है ये। जो पैसा होता है ना, वो वहाँ पर होता है जब 50% जो है वो आयरन ओर जिसको कहते हैं वहाँ से नीचे से निकल रहा है, तब जाकर के कोई बैंक वाला उसको लोन देगा, तब जाकर के वहाँ पर से बहुत सारी ट्रैक्टर्स और ये सब चीज़ें लेंगे और उसमें कंपनी वहाँ पर लगाएँगे और उसको धो-धो के उसमें से लोहा निकालेंगे। 50% नहीं होता है, 30% होता है, 10% होता है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। तो पृथ्वी का जो सतह है, वो सब जगह समान है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो है ऊपर, उसके नीचे नहीं, पृथ्वी के ऊपर जो मिनरल्स है, वो सब हमारे लिए है। बाकी जो हम लोग जो खुदाई कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से कोई कोई उसका व्यवस्था का और कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं, वो ख़ास करके अभी जो फ़ैशन की बात हमने की थी, कि कैसे फ़ैशन की वजह से हम लोग ये सब चीज़ें करते जा रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अ हम लोग जो पृथ्वी में अगर व्यवस्था को समझेंगे, तो माइनिंग का काम जो है, वो पेड़-पौधे ऑलरेडी कर ही रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये जब पेड़ होते हैं, इसकी जड़ें जो होती है, वो पत्थर के अंदर भी चली जाती है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे 3-4 तरह के एसिड्स जो है, फॉर्मिक एसिड, एसेटिक एसिड, साइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ये 4 एसिड की वजह से जो ज़मीन में जो जड़ें जाती है, वो उसकी वजह से ये पत्थर को भी पिघलाती है एक तरह से। एसिड जो होता है वो कोई भी चीज़ को पिघला देगा। तो पेड़-पौधे भी ऐसे का कभी-कभी आपने देखा होगा पत्थर की चट्टानें में ऐसे पेड़ उगते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी जड़ें हैं वहाँ से वो ये 4 टाइप के एसिड जो है उसको निकालते हैं और उसकी वजह से वो उसको भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें जो पौष्टिक तत्व जो होते हैं, उसको वो पत्थर में से पिघला-पिघला के उठा करके उसको ऊपर लेके आते हैं। तो माइनिंग का काम जो हमने बात की थी, वो सही मात्रा में ये पेड़-पौधे करते हैं। हम लोग जो करते हैं वो उसका पूरा का पूरा मलबा गिरा करके वो बंदूक जो होती है उसका गोला का जो पाउडर होता है उसको भर-भर के पत्थर के अंदर और उसको एक्सप्लोड करते हैं और पूरी चट्टानें पृथ्वी की गिराते हैं और उसको मलबा को फिर हम धोते हैं, उसमें से मिनरल्स निकालते हैं। ये कार्यक्रम जो है वो शांति से व्यवस्था के लिए पेड़-पौधे ऑलरेडी कर रहे हैं। बिल्कुल कोई भी तरह का आवाज़, बिल्कुल कोई भी तरह का विक्षेप करके बिना, ये मिनरल्स जो है कॉपर के तत्व लेके आ रहे हैं ऊपर, जो नाइट्रोजन के जो फिक्स करके बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी उसका काम कर रहे हैं और पत्ते को बड़ा-बड़ा हरा-भरा कर रहे हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, वो ये सब एसिड निकाल-निकाल के पत्थर के अंदर से जितने भी तत्व अच्छे होते हैं, वो ये पेड़-पौधे ऊपर लेके आते हैं। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था पेड़-पौधे का कार्यक्रम क्या है? तो पेड़-पौधे का कार्यक्रम है कि कार्बन को वो संग्रहित करना है और जो पौष्टिक तत्व जो है, एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादातर नीचे की सतह में होता है, तो वो ऊपर लेके आना है और ऊपर की सतह में वो पत्ते के स्वरूप में आता है और पत्ते गिर जाते हैं तो ज़मीन जो है वो फळद्रुप होती है। तो कैसे हम लोग ये समझेंगे और कैसे हम लोग सब पेड़ लगाएँगे और कैसे हम लोग जो है वो कैश क्रॉप जो है हम लोग के पीछे पड़े कि कैश क्रॉप मतलब पैसे कमाने का जो कपास है, एरंडी है और ऐसी सब चीज़ों में पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि सही समृद्धि जो है, आपकी खेत की जो है समृद्धि जो है वो पेड़ है, क्योंकि पेड़ की जड़ें जो है वो डीप जाती है ना? तो समृद्ध होना है तो पत्थर की चट्टानें जो है वो नीचे तो है ही,
हर एक खेत के अंदर नीचे जो है वो पत्थर ही आ जाता है, जिसको बेड रॉक भी कहते हैं, जिसमें सबसे नीचे जो धूल की लेयर के बाद नीचे पत्थर ही आ जाता है अमुक मीटरों के बाद। तो उसमें ये पिघला-पिघला के उसको पिघला-पिघला के तत्वों लेके आना ऊपर और पृथ्वी की सतह के ऊपर उसके पत्ते के स्वरूप में गिरा देना, ये कार्यक्रम जो है, ये जो माइनिंग जो करते हैं, ये पेड़-पौधे करते हैं। ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से आप अगर देखोगे तो कितना अच्छे से व्यवस्था के लिए जो हम लोग करते हैं कंपेयर टू वो और नेचर कैसे करता है, वो आप देख सकते हैं। लास्ट में हमने फिर कार्बन की बात की थी कि कार्बन का साइकिल क्या है? और हमने देखा कि कैसे पेड़-पौधे में से कार्बन सोखता है वो और फिर कैसे हम लोग उसको जो है वो साँस निकालते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में जाती है। फिर अमुक कार्बन जो है वो जब शव मर जाते हैं जीव ज जानवर के, तो वो भी कार्बन के फॉर्म में होते हैं और ये जब शव जो बड़े-बड़े होते थे उस टाइम पे, वो जब मर गए तब उसका एक तरह का संग्रह बन गया जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं और ये कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ अ, मिल गया था क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पानी का भाग था उसमें, तो कार्बन, हाइड्रोजन वो दोनों का मिलान हुआ और उसको कहा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब आपका पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन आपका मतलब ऑयल। तो ये जो ऑयल है, ये जो यहाँ पर नीचे रखा गया था, उसका भी प्रयोजन ये था कि पूरे-पूरे बड़े-बड़े खंड होते हैं, उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको नीचे जो गतिविधियाँ हैं, जो यहाँ से इसके नीचे जो गतिविधियाँ हैं, उसको स्टेबल रखने के लिए। क्योंकि पृथ्वी की सतह के नीचे तो सब कुछ चीज़ें लोहा पिघला हुआ घूम रहा है। अब वो घूम रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका शॉक हमारे तक आ ना पाए, इसकी वजह से ये सब गैस के कुएँ और तेल के कुएँ व्यवस्था के लिए बने हुए थे। और आज हम लोग ऐसे भी विश्व में प्रेज़िडेंट्स और ऐसे सब लोग देख रहे हैं, जिसमें वो लोग को यही सब स्रोतों को एनर्जी का स्रोत मान करके इसको खोदने में लगे हुए हैं। पूरे ज़ोर-शोर से लगे ही हुए हैं कि हम लोगों को यही काम करना है बस और कोई काम ही नहीं करना है। और ये अर्थव्यवस्था है वो समृद्धि का कारण बन गया है ये ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स, है ना? आज भी आप सोचिए हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि हम लोगों का फ्यूल का स्रोत है, वो कोई पुराने लाखों करोड़ों सालों मरा हुआ एक शव जो है उसमें से उसका ऑयल निकला है, उसको जलाने के चक्कर में हमारी अर्थव्यवस्था है जो गिनी जा रही है। कितनी छोटी बात है ये, कि हम लोग इतना विकसित भी नहीं हो पा रहे हमारी सोच में कि हमारी जो ऊर्जा का स्रोत है वो पुराने दसियों लाख साल पहले कोई चीज़ मर गई है, उसका हम लोग प्यूरीफाई कर के उसमें से पेट्रोल बना रहे हैं। वहाँ तक अभी भी हम लोग अटके हुए हैं। तो अच्छा ये सरकार तो ये तो करेगी ही करेगी, सरकार को क्या करना है? सरकार को जो है वो तो वोट चाहिए, तो वो तो वही काम करेगी जो सबसे सस्ता है, तो सबसे सस्ता तरीका क्या है? तो कोयला है। तो आज भी इंडिया के जो पास जो खदानें हैं उसमें कोयला बहुत सारा है। ऐसा कहा गया था, मेरे जो मामा थे, वो एक जीबी में काम करते थे, इसलिए अभी तो रिटायर्ड हो गए। तो उसने कहा था कि इंडिया में इतना कोयला है कि 150 साल तक वो जलाते ही रहे, इतना ही कोयला, उतना वो लेयर्स है कोयले की, पृथ्वी के नीचे इंडिया की एरिया में। अगर आप समझ सकते हो 150 साल तक हम लोग कोयला को जलाएँगे, तो वो सब धुआँ जो है, जो प्रकृति ने व्यवस्था के लिए सब सोख लिया था हवा से कार्बन इतना सारा, है ना? 0.07 उसको रख दिया था वहाँ पर 0.07 उसको उतना मात्रा में रख दिया था हवा में। हम लोग उसको निकाल-निकाल के 0.08, 0.09 कर देंगे और जब ये सब कार्यक्रम करेंगे, तो फिर से जो वो दसियों लाख साल पहले जो पृथ्वी का हाल था, बहुत सारे केमिकल्स और हेवी मेटल्स के साथ भर दिया था पृथ्वी में पड़ा हुआ था और उसमें कोई भी तरह का जीवन नहीं था तब। वैसा हालत में हम लोग पृथ्वी को उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब लेके जा रहे हैं या फिर हम लोग रोक रहे हैं, ये भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जानकारी ये ले लिए और ये ले लिए तो वे सही की दिशा में जा रहे हैं, सोलर में जा रहे हैं, विंड फार्म्स में जा रहे हैं, है ना? तो ये भी अच्छी बात है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। पृथ्वी फिर हमने गोबर गैस का भी आइडिया लिया था कि कैसे ये बहुत अच्छी मात्रा में ये जो है वो मेथेन गैस जो होती है, जो ऊपर जाकर के उसका गैस का कार्यक्रम होता है तोड़ने का, ओज़ोन लेयर है वो वाली तोड़ने का, तो वो उसमें जाकर के ये कैप्चर कर लेते हैं, हम लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको ईंधन की तरह यूज़ करेंगे, तो वो जो है वो बचा लेंगे हम पृथ्वी को भी। हमने देखा था कि कैसे ये एक भाई ने लगाया है उसके खेत में और उसको सब्सिडी भी मिल रही है। आज ये अच्छी बात है कि ये सब हो रहा है कि गवर्नमेंट भी उसमें सहायता करती है।
बढ़िया। तो मैं यहाँ पर एक पॉज़ लूँगा। किसी को कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न ले सकते हैं हम, और फिर शालिनी हमारे साथ जॉइन होगी, क्योंकि उसका सेशन अभी जो है वो रिमेनिंग सेशन वो लेंगी। किसी को कोई प्रश्न है तो फटाफट आ जाइए, अगर आगे पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो मैंने अभी आज समराइज़ किया वहाँ तक। बाकी तो बहुत सिंपल है, सब व्यवस्था के लिए ही हो रहा है, और व्यवस्था में हो वो जो है रूल्स उसके जो है वो व्यवस्था के लिए है ना? नाइट्रोजन साइकिल का भी तो था, वो थोड़ा-सा स्पीड में बता देता हूँ कि वो बैक्टीरिया होते हैं एक तरह के, जो जड़ में रहते हैं, और वो जड़ में जो है वो हवा में जो नाइट्रोजन उसको कैच करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वही जो है जो जड़ उठा लेती है नाइट्रोजन लभ्य फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, और फिर वो पत्ते बनाती है उससे, है ना? और हम लोग जब डालने डालने जाते हैं केमिकली, तो वो केमिकली में एक तकलीफ ये आती है कि जब पेड़-पौधे को जब चाहिए तब नहीं देते हैं, नहीं दे पाते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन ऐसा है कि वो बहुत जो गैस ही है ना खुद एक तरह का, तो बहुत ईज़िली डिसॉल्व हो जाता है हवा में। मतलब आज आपने यूरिया डाला, तो वो 1 दिन भी नहीं रहेगा वहाँ पर, वो उसमें गैस की तरह वो वापस गैस में चला जाएगा। और उसको बाँध के रखता है एक तरह का सॉल्ट, एक तरह का नमक। और वो नमक ही ये सब सूक्ष्म जीवों जीवों को मार देता है, ख़ास करके अणस्य को। तो अर्थवर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, ये सब यूरिया और डीएपी सब खाद यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। पेड़-पौधे को भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं है टाइम पे, जिसकी वजह से आजकल फल बड़े-बड़े तो दिखते हैं, लेकिन उसमें मिठास नहीं है। टमाटर बड़े-बड़े दिखते हैं, तो उसमें खटास भी नहीं है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसका शरीर हमारा जिस शरीर से जो जो पौधे का जो फ्रूट है, उससे ही तो हमारा शरीर बना है ना? तो उसमें ही जब न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तो फिर हमारे अंदर कैसे आएँगे? तो ये एक बहुत समझने की बात है, जो हमारा खुराक है, वही हम उसकी चीज़ से बने हैं, तो हमारा खुराक के अंदर कमी आ रही है। जी, तो अभी शालिनी हमारे साथ जॉइन होंगी। आप उसके सेशन के टाइम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो क्वेश्चन ले लेगी, किसी को भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? बढ़िया। थैंक यू जनक, और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सभी को नमस्ते। आप में से जितने भी लोग अगर अनुकूलता है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा कन्वर्सेटिव हो जाए। एंड लेट मी सी कौन कौन जुड़े हैं, है ना? आज मैं पहली बार आपका सेशन जो है ऑनलाइन ले रही। ओके, हिना बहन को मैं देख पा रही हूँ, ठीक। तो पिछले कुछ दिनों का उदय बेटा जी को देख पा रही हूँ, आपके रवि भाई को देख पा रही हूँ, क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, बढ़िया। और भी कोई यदि वीडियो ऑन कर सकें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सत्र इंटरैक्टिव, मैं एक्चुअली मुझे आना ही था कुकमा, लेकिन आज अनुकूलता नहीं बनी। परसों का सेशन जो है आपका मैं वहीं पर ही आके लूँगी, जैसे इससे पहले हम करते आ रहे हैं। बढ़िया हितेश भाई। तो आई एम श्योर कि जनक ने जो पिछले 4 दिनों, निहार बेटा जी को भी देख पा रही हूँ, तो 4 दिनों जो सत्र लिया है उसमें काफी सारा जो पदार्थावस्था या धरती में किस तरीके से व्यवस्था है, इस पर काफी सारा ध्यान गया होगा। बहुत सारा अगर आप देखोगे ना, काफी सारा मुझे तो लगता है टेक्निकल नॉलेज, है ना, एक टेक्निकल नॉलेज से पैक सत्र था। ठीक कह रही हूँ निहार बेटा जी? ठीक कह रही हूँ? जनक सर ने आपको काफी सारा साइंटिफिक वे में, टेक्निकल वे में, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने चक्रों को पढ़ा होगा, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, है ना, इन साइकिल्स को आपने पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि अस्तित्व में जो चक्रीयता है वो व्यवस्था के लिए है ना? जो शब्द बार बार जनक सर यूज कर रहे थे कि व्यवस्था के लिए। तो मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी है ना आप में बनी होगी, और वो क्लैरिटी जो आप में बनी है, तो वो आपके लिए काफी पूरक होगी, आई होप। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ, है ना हितेश भाई? आई कैन सी यू आर इन द ट्रेन, है ना? बढ़िया है। लगे रहिए अध्ययन में, समझने के लिए, सहयोग के लिए, है ना, व्यवस्थाओं के लिए लगे रहिए। ठीक, तो आज मैं बात करूंगी अस्तित्व में जो चारों अवस्थाएं हैं, है ना, चारों अवस्थाएं किस प्रकार से व्यवस्था में से के लिए हैं, इसकी बात को रखूंगी। जनक सर की बात को जोड़ते हुए थोड़ा सा रखूंगी।
तो देखिए, अस्तित्व में हमने सीखा था, आपने नोट्स लिखे थे कि अस्तित्व में 4 अवस्थाएँ हैं। और जनक सर ने जो आपको बताया उससे आपका होपफुली ध्यान गया होगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना रैंडम नहीं है, कियोस नहीं है, धक्का-मुक्की से नहीं चल रही हैं, है ना? ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, किसी व्यवस्था के अर्थ में हो रहा है। तो मुझे लगता है ये एक अद्भुत बात आपको ध्यान में आई होगी, और नहीं आई है तो उसको हम आपके ध्यान में ले आएँगे, है ना? ठीक है, ज़रा मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। देखिए, एक पीपीटी है। लेट मी सी। पीपीटी का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट। ठीक। तो कुछ बातों को यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक बात समझ में आई कि क्रमशः, एक्चुअली समझ में क्या आई, आप ही लोगों ने बताया था कि आपको ऐसा अनुमान बनता है कि सबसे पहले पदार्थ अवस्था, फिर जो है प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था, और फिर लास्ट में ज्ञान अवस्था आई होगी। तो हमने एक बात कही कि अस्तित्व में सब कुछ अनुक्रम से है। आप लोग आज मेरे लिए साथ में नोट्स लेते चलिएगा, लिखिए सब लोग अपने नोटबुक में, अस्तित्व में सब कुछ अनुक्रम से है। अनुक्रम का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। ऐसा कुछ भी नहीं घट रहा है जो यूं ही घट रहा है और बिना किसी क्रम के घट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं घट रहा है ना? तो देखिए, हाइड्रोजन नाम के एक छोटे से परमाणु से लेकर के 120 प्रकार के परमाणुओं का बनना, नियति सहज विधि से, अस्तित्व सहज विधि से, स्वयं स्फूर्त विधि से ऑटोमेटिकली अपने आप हुआ है। जनक सर ने आपको बताया किस तरीके से बहुत सारे परमाणु एक साथ आए और अणुओं को बनाया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के साथ में आए, पानी बना, है ना? ये हमने बात उस दिन भी करी थी मेरे सत्र में। सोडियम और क्लोराइड साथ में आया, नमक बना। इस तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन साथ में आए, ग्लूकोज बना, है ना? तो ये दिखाई पड़ता है कि अस्तित्व में ऐसे रैंडमली चीजें नहीं आ रही हैं। अस्तित्व में जो भी परमाणु साथ में आ रहे हैं, कुल मिलाकर के एक ऐसी अद्भुत वस्तु बना रहे हैं जो कि अपने आप में व्यवस्थाकारी है। तो लिखिए, अस्तित्व में समस्त संयोग व्यवस्थाकारी हैं। जितने भी जुड़ाव हैं, जितना भी मिलना जुलना है, अस्तित्व का बेटा एक डिजाइन है। वो डिजाइन क्या है? सब कुछ व्यवस्थाकारी, है ना? तो परमाणु से अणु का बनना, अणु से यौगिकों का बनना, यौगिकों से रचनाओं का बनना, ये सब व्यवस्थाकारी है। उसमें से अम्ल, क्षार, प्रोटीन का बनना, डीएनए, आरएनए का बनना, और इस तरह से एक कोशिका का बनना, है ना? और कोशिका के आगे न जाने कितने पेड़ पौधों का बनना, पेड़ पौधों के बनने के बाद जीव शरीरों का बनना, उन जीव शरीरों में इतनी सारी विविधताएं, और अंत में मानव का इस धरती पर प्रकट हो जाना। तो मानव एक अनुक्रम से प्रकट हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, है ना? देखें तो पूरा अनुक्रम अस्तित्व में बहुत सुंदर सजा हुआ है। तो हमने बात करी थी मटेरियल ऑर्डर मतलब पदार्थ अवस्था, प्लांट या बायो ऑर्डर मतलब प्राण अवस्था, एनिमल बर्ड्स मतलब जीव अवस्था, और ह्यूमन ऑर्डर मतलब ज्ञान अवस्था की इकाई मानव। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार पूरे अस्तित्व को हम इन 4 अवस्थाओं के स्वरूप में बांट सकते हैं। हम दूर दूर तक नजर दौड़ाएं, है ना? तो आज तक वैज्ञानिक जितनी दूर नजर दौड़ा पाए हैं, जितने ग्रह, गोल, पिंड, नक्षत्र आदि मिले हैं, ये सभी मूलतः पदार्थ अवस्था में है। अभी वहां पर पानी भी नहीं पाया गया है, क्योंकि पानी होगा तो आगे कोई पेड़ पौधा, कोई जीव जानवर, तो कोई आदमी वहां मिलेगा। अभी तक तो वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाए, अनुमान लगा रहे हैं। तो इस आकाश के आगे हम जितना ब्रह्मांड में देख रहे हैं, अभी तक आदमी जहां तक पहुंचा है, तो ज्यादातर जगह जैसे मंगल पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, है ना, और कहीं कहीं जाने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो क्या देख के आया कि ज्यादातर जो प्लैनेट्स हैं, ज्यादातर तो जो ग्रह हैं, वो सारे ग्रह अभी पदार्थ अवस्था में हैं।
फिर आपने जनक सर से सीखा कि ये सारे पदार्थ अवस्था में होते हुए भी आदमी के लिए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किए हुए हैं। इस धरती को, इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किए हुए हैं। जैसे कि मैंने एक लेक्चर में बताया था किस तरीके से सूरज के ताप को ये धरती पचा रही है। सूरज के ताप को धरती कैसे पचा रही है? प्राणावस्था के माध्यम से या पेड़ पौधों के माध्यम से। पेड़ पौधे जमीन के ऊपर रहते हैं तो भी ताप पचाते हैं, जमीन के भीतर जाते हैं तो कोयला बन के भी ताप को पचा ही रहे हैं, ताप संतुलन में भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है हितेश भाई? यस, बताइए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं अभी मेरा मोबाइल से ज्वाइन करना चाहता हूँ। ट्रेन जी में ट्रैवल्स कर रहे हैं और लैपटॉप में बैटरी नहीं है, तो कोई मुझे ज्वाइन करे प्लीज। ठीक मेरा है। रिक्वेस्ट चालू है। अच्छा आपने अच्छा, मैं ना इसमें एडमिन नहीं हूँ तो मुझे तो रिक्वेस्ट आ नहीं रही भैया। तो एक मिनट, लेट मी सी कौन ज्वाइन करा पाएगा इस समय? अच्छा, कोई क्लास से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? एक सेकेंड, वहां पर लाइट चली गई ना? अच्छा कुछ लगता, एक सेकेंड ना हितेश भाई, जरा लेट मी सी। अभी कनेक्ट कर रहे हैं मैम, लाइट अच्छा नहीं है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, लाइट नहीं है इधर। तो अभी आप जहां पर बैठे हो वहां पर आप सभी साथ में बैठ के सुन रही ना मैम? हाँ, ठीक मेरे है साथ ये ठीक है, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो आपके साथ सोनी बैठे हैं बाजू में। हाँ ज्वाइन हो पाएगा क्या? देखते हैं हितेश भाई, है ना? हाँ कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं। आप बने रहिए फिलहाल और आपको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है? अभी लाइट अभी आया है 5 मिनट। आ गया, ओके चलिए, ठीक है हितेश भाई, बस 2 मिनट वेट कीजिए, चलिए। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ, है ना? जब हमारा बोलना हो जाए पूरा तो हिना बहन जैसे म्यूट कर लीजिए अभी आप, ताकि आवाज़ रिकॉर्डिंग बढ़िया, एक क्लीन रिकॉर्डिंग लोगों को देखने को मिले, ठीक है? म्यूट करना जानते हैं? कैसे म्यूट करेंगे? हाँ, बस माइक को, हाँ बस बस बस, बढ़िया, ठीक है। तो मैंने कहा कि अस्तित्व में समस्त घटनाक्रम एक व्यवस्था के लिए है, कुछ भी अनुक्रम के बिना नहीं है। तो इस अनुक्रम को जब देखते हैं तो हमको एक समझ प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं कि हमको ये समझ में आ रहा है कि अस्तित्व कैसा है। पूरे अस्तित्व में व्यवस्था की तरफ गति दिखाई पड़ती है, अग्रिम विकसित अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं, आगे की विकसित अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। और जब ये दिखाई पड़ता है तो बहुत अहोभाव होता है। मजेदार बात यह है कि जब हमको अग्रिम अवस्था दिखाई पड़ती है तो अग्रिम अवस्था इतनी सुंदर आती है, जैसे कि आप सभी को क्या समझ में आया कि पेड़ पौधे जब धरती पर आए तो पेड़ पौधे इतनी खूबसूरत वस्तु के रूप में आए कि वो पेड़ सूरज के ताप को पचा रहे हैं, ताप के संतुलन में भागीदारी को निभा रहे हैं, है ना? और उसके साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि तत्वों को मिला करके, और जैसे कि जनक सर ने आपको बताया कि ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये जो धरती के गर्भ से लावा के रूप में तरह तरह के मेटल मटेरियल है जो बाहर आया है, जड़ें जो है उसमें 4 प्रकार के वीक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आदि धीरे धीरे छोड़ती जाती हैं और धीरे धीरे उन चट्टानों को तोड़ती जाती हैं। तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कण, जो जब आप जड़ को देखते हैं तो जड़ को देखिए वो धरती के अंदर चली जाती है, पत्थर के अंदर। आपने कभी देखा है पीपल वगैरह का पेड़ कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में पत्थर में उग जाता है ना? और पीपल का पेड़ तो मैं हमेशा ही देखती हूँ, पीपल और वड़, ऐसा लगता है वो पत्थरों में उगने के लिए पैदा हुए हैं, है ना? और हम हमारे कल्चर में और इस दुनिया के लगभग सभी कल्चर्स में जो कि काफ़ी इवॉल्व रहे प्रकृति को लेकर के, सोचने वाले जो कल्चर रहे, उसमें उनको काफ़ी पूजनीय माना गया। तो ये जो इनकी जो जड़ें होती हैं बड़ी अद्भुत काम करती हैं और धरती के गर्भ से जो अग्रिम अवस्थाओं के लिए आवश्यक मिनरल्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको जमीन के गर्भ से उठा करके ऊपर ले आती हैं। तो जड़ें ऊपर ले आती हैं तने के माध्यम से पानी को चूसती हुई और सॉल्युबल या लभ्य फॉर्मेट में पत्तियों में रख देती हैं।
पत्ती कभी कोई आदमी खा लेता है, जैसे पालक की सब्जी बना के हमने खा लिया तो शरीर में आयरन पहुंच गया। किसी जीव जानवर ने कुछ खा लिया तो उसके शरीर का पोषण हो गया। या यहाँ तक कि पत्तियां जब किसी ने नहीं खाया और ऐसे ही धरती पर गिर गई तो भी वो जमीन को उर्वरक बनाती हैं। इसका मतलब ये जितना भी विकास क्रम है, जितना भी विकास धरती पर हुआ है, ये सारा इस विधि से हुआ है कि अगली अवस्था पिछली अवस्था का पोषण करने वाली, पिछली अवस्था का संरक्षण करने वाली है। एक है ना बड़े व्यक्तित्व की तरह, है ना, व्यक्तित्व हालांकि शब्द आदमी के लिए यूज होगा, लेकिन बहुत उसका वास्टनेस दिखाई पड़ता है कि हर जैसे पदार्थ अवस्था जितना भागीदारी कर रही है, उससे बहुत अधिक व्यवस्था में भागीदारी जो है प्राण अवस्था की दिखाई पड़ती है। और प्राण अवस्था इतनी खूबसूरती से भागीदारी करती है कि मतलब ये अहोभाव हो जाता है कि कैसे, मतलब इतनी तरीके से वो समृद्ध हुई है कि आगे की अवस्था मतलब जीवावस्था प्रकट हो जाए। अगर हम देखेंगे, है ना, तो दो चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं पदार्थ अवस्था से ही। एक तो पोषण की क्रिया और दूसरी दिखाई पड़ती है बेटा संरक्षण की क्रिया। पोषण और संरक्षण अस्तित्व में दिखाई पड़ते हैं। पुष्टि, पुष्टि मतलब न्यूट्रिशन, है ना। एक तो वो न्यूट्रिशन देती है, फिर धरती से किस तरह से न्यूट्रिशन को उठा उठा के पैक कर करके रखती है। कभी आप ध्यान से देखिए, बड़ी सुंदर पैकिंग है अस्तित्व में। अभी हम एग्रो प्रोसेसिंग कोर्स पढ़ रहे हैं। सामान्य रूप से जब ये कोर्स को पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं कि भाई देखो, है ना, आपका प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से पैक करना, पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं तो अस्तित्व सहज एक पैकिंग है। जैसे केला है, केले का गर्भ हम खाते हैं, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट पोचा हिस्सा। लेकिन जरा केले की पैकिंग को देखिए आप, कितनी सुंदर पैकिंग है। अस्तित्व विधि से एक हलवा बना हुआ रखा है केले के अंदर, है ना। अस्तित्व सहज विधि से, है ना, मीठा मीठा स्वीट हलवा आपके लिए पैक करके लेकर के आई है प्रकृति। इसी तरीके से कभी मकाई को देखिए, तो मकाई को देखिए कैसे ऊपर थोड़े से बाल होते हैं और नीचे, है ना, सब तरीके से पत्ते जो हैं उसका संरक्षण करते हैं, है ना। जब हम अपने गेहूं अपने वाड़ी में मूंगफली को उगाते थे तो सबसे पहली बार मुझे याद है कि हम तब, उससे पहले तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मूंगफली आई, करीब मेरे ख्याल से रही होंगी 20 किलो मूंगफली। 20 किलो मूंगफली को मैंने छीला, मतलब बड़ी मेहनत करी, महीने भर रोज थोड़ी थोड़ी करके मैं मूंगफली छीलती रही और 20 किलो मूंगफली मैंने एक महीने में छील करके उसको स्टोर करके रख दिया। लेकिन वो स्टोर करके रखा तो कुछ समय बाद वो मूंगफलियां जो थी कड़वी हो गई, मगफली कड़वी हो गई, है ना। तो मुझे समझ नहीं आया ऐसा कैसे हुआ। फिर मैं किसी और से मिली, उन्होंने मुझे कहा कि आप मगफली को छीले बिना रखो, वो कड़वी नहीं होगी, है ना। हालांकि बाद में हम टेक्निकली समझ गए कि उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। लेकिन मुझे ये इतना अद्भुत लगा कि मूंगफली के ऊपर जो कवर है, जो छिलका है, वो इतनी अद्भुत चीज है ना। थोड़ा सा कवच जो है मजबूत है और इसके अंदर हवा नहीं जाने देता है, आसानी से सड़ गल जाता है। जबकि अगर हमको रखना हो तो हम उसको रखेंगे प्लास्टिक बैग में, है ना। प्लास्टिक बैग जो है वो मिट्टी में सड़ेगा गलेगा नहीं। लेकिन ये जो चीज है, ये मजे से मिट्टी में सड़ गल जाती है, इसका जो कवच है, और कवच रहते तक ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तरह तरह के जीव जीवात से भी बचा रहता है, बढ़िया रहती है मूंगफली, एकदम क्रिस्पी करारी है। तो मुझे लगा वाह, अस्तित्व में देखो पोषण और संरक्षण की क्रिया साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो जड़ें पोषण ग्रहण करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, संरक्षण विधि रहती है। ये सारी बातों में धीरे धीरे पूरे साल भर आपके साथ खोलूंगी। तो अब हमको ऐसा सोचना है कि अस्तित्व में जो चीज घट रही है, अस्तित्व में जो डिजाइन है, उस आधार पर आदमी किस तरीके से, है ना, प्रकृति में पूरक बने। क्योंकि प्रकृति में एक व्यवस्था है और व्यवस्था की एक खासियत है कि इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब एक दूसरे के पूरक हैं। सूरज पूरक, चांद पूरक, है ना, धरती और आकाश पूरक, ठीक, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत सुंदर है धरती और आकाश। देखिए, धरती और आकाश की एक छोटी सी भागीदारी आपको कहती हूँ। तो आपने कभी, पता नहीं महसूस किया कि नहीं, जब मैं पहली बार कच्छ आई तो मांडवी बीच मैंने पहली बार देखा। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कानपुर से आती हूँ, तो हमने बीच कभी देखा ही नहीं था, समुद्र कभी देखा नहीं।
और समुद्र को मैंने देखा तो इतना सुंदर लगे, एक जगह पर समुद्र और आकाश मुझे एक जैसा लगने लगा, है ना? जब बहुत दूर तक आप देखते हो तो क्षितिज में समुद्र और आकाश एकदम एक जैसे रंग का दिखता है, तो पता ही ना चले कहाँ खत्म हो गया, है? और मैं देख रही थी समुद्र किनारे बैठे तो दिखे जैसे समुद्र में लहरें आती ना सफेद-सफेद, वैसे ही ऊपर जो आकाश है उसमें बादल दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस आकाश में कितना पानी होगा? कितना पानी होगा? तो मैंने सोचा अनुमान लगा जाने कितने लीटर पानी बरसता है। तो एक मोटा-मोटा अनुमान लगता है कि जितना पानी धरती की सतह पर है, उतना ही पानी धरती के ऊपर टंगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को बात अच्छी लगे तो यू कैन जो लोग ऑनलाइन जुड़े मुझे बताइए कि आपको ये बात सुनने में मज़ा आई, आपका ध्यान गया, है ना? तो अस्तित्व में ये डिज़ाइन है, थोड़ा पानी ऊपर है, थोड़ा पानी ज़मीन पर है, थोड़ा पानी ज़मीन के नीचे भी है। तो पानी हर जगह रखा हुआ है, आवश्यकता अनुसार अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ठीक है? ये अस्तित्व का डिज़ाइन है। इसको हम धीरे-धीरे समझेंगे और तब समझ में आएगा अच्छा हमको भागीदारी कैसे करनी है। देखो बेटा क्या है हम आदमी जात जितना भी आज तक गलत किया है ना, जानबूझ के गलत नहीं किया है। अनजाने में गलती हो गई है, अभी ठीक से समझा नहीं है। इसलिए करना इतना है कि जानो बूझो सही करो। जो आपको एक सूत्र दिया था ना, जानो बूझो सही करो। बस आदमी के हाथ में है क्योंकि हम चौथी और आखिरी सर्वाधिक विकसित इकाई हैं। तो जैसे प्राण अवस्था मिट्टी को अधिक समृद्ध कर रही है ना? जैसे जीव अवस्था मिट्टी को और प्राण अवस्था या पेड़-पौधों को और अधिक समृद्ध कर रही है, उनका पोषण कर रही है, उनका संरक्षण कर रही है। वैसे ही स्वाभाविक लगता है कि स्वाभाविक अनुमान बनता है कि अस्तित्व में आदमी से भी यही अपेक्षा है कि अपने पिछली तीनों अवस्थाओं को अधिक से अधिक समृद्ध करे। और मानव में अस्तित्व सहज विधि से ऑटोमेटिकली एक डिजाइन है। क्या? क्यूरियोसिटी का डिजाइन है। आदमी का क्यूरियोसिटी का डिजाइन है। देखो आदमी का क्या डिजाइन है ना? अब हम बात करते हैं प्रकृति सहज 4 अवस्थाएं। तो मिट्टी बनी धातु पत्थर, ऊपर आ गई पृथ्वी और उसके बाद पेड़ पौधे, है ना? उसके बाद तरह तरह की जीव अवस्थाएं और उसके बाद आदमी, है ना? आदमी जीता है आदमी के साथ, आदमी जीता है प्रकृति के साथ। तो जब मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में हमने 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया, स्टडी किया, तो क्या पाया? इस अस्तित्व में कुल 4 चीजें मिली। 4 चीजों के अलावा कुछ भी इसके अलावा मिला ही नहीं, है ना? आप भी इसको सोच के देखिएगा, क्या आपको इसके अलावा कोई वस्तु मिलती है जिसको हम किसी इस कैटेगरी में ना डाल पाए? तो पदार्थ अवस्था मिलती, जैसे दरवाजा है ना? जैसे कुर्सी मेरे आँख के सामने रखी है, ये सब पदार्थ अवस्थाएं हैं। उसके बाद मिलती है प्राण अवस्था, पेड़-पौधे, घास-फूस, ये सब प्राण अवस्था, जीव जानवर और ज्ञान अवस्था की इकाई मानव। ये अद्भुत है कि अस्तित्व में इसके अलावा कोई चौथी, पांचवी चीज मिलती ही नहीं है ना? इसके अलावा कुछ भी मिलता नहीं है, कोई भी अन्य भौतिकता दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसको 4 तरीके से अध्ययन किया है। रूप मतलब ये दिखने में कैसा है, भौतिकता के रूप में इसकी फिजिकलिटी हमको कैसी दिखती है। तो पदार्थ अवस्था मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर आदि के रूप में दिखती है। प्राणावस्था पेड़ पौधे, लता, है ना, गुच्छे, इस गुल्म आदि के रूप में दिखती है। जीव अवस्था पशु पक्षी कीट पतंगों के रूप में भी दिखती है ना? ज्ञानावस्था के रूप में मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। बस ये है रूप। तो ये रूप देखकर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पदार्थ अवस्था की इकाई है, प्राण अवस्था की, जीव अवस्था की या ज्ञान अवस्था की। अब ये जो प्रकृति सहित 4 अवस्थाएं हैं, इनमें कुछ क्रिया चलती रहती है ना? इनमें कुछ गुण चलता रहता है, कुछ क्रिया चलती रहती है। तो क्या चलता रहता है इसमें, वो बता रहे हैं, रचना विरचना चलती रहती है। इसका गुण है रचना विरचना, है ना? ये एक दूसरे के साथ जुड़ना, है ना? उससे कहीं अंशों का मिलना, कहीं बाहर निकलना, ये आदि चलता रहता है। प्राणावस्था में श्वास लेने की और श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया। आप सब वैसे भी पढ़ के आए हैं कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है ना? और जीवावस्था क्या करती है? तो वंश केंद्रित आहार विहार। जैसे गाय है तो घास ही खाएगी, गाय जो है मांस नहीं खाएगी, है ना? तो कुछ घास खाते हैं, कुछ मांस खाते हैं।
तो जो घास खाते हैं उसको कहते हैं अक्रूर, और जो मांस खाते हैं उसको कहते हैं क्रूर, क्योंकि वो शिकार करके अन्य को भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से उनमें कुछ क्रियाएं हमको दिखती हैं। ज्ञानावस्था की इकाई में दिखाई पड़ता है समझदारी केंद्रित। अब समझदारी वो सत्य समझा है या कुछ माना हुआ है कि हमको समझ में आ गया। तो जैसा भी वो जिसको भी वो समझ कहता है मानव, उसके आधार पर वैसा आहार, वैसा विहार, वैसा व्यवहार, वैसा कार्य, इस तरीके की चीजों को करता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर है एक बाय डिफॉल्ट डिजाइन, है ना। अस्तित्व में एक डिजाइन है, हर एक वस्तु जो प्रकटन हुई है वो एक डिजाइन के साथ है, उस डिजाइन का नाम है धर्म। तो डिजाइन क्या है? बाय डिफॉल्ट एक डिजाइन है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर धर्म, और एक वस्तु है जिसको हम कह रहे हैं ये डिजाइन मैनिफेस्ट कैसे हो रही है, या ये डिजाइन या भागीदारी कैसे हो रही, इसको कह रहे हैं स्वभाव। अब देखिए, रूप और क्रिया के ऊपर या रूप और गुण के ऊपर तो ज्यादा बातचीत अपन नहीं करेंगे, बात ज्यादा होगी स्वभाव और धर्म के ऊपर, ठीक है। तो जो पदार्थावस्था है, अब इसको डिटेल में लूंगी, है ना, मैं आपके लिए। तो देखिए क्या दिखाई पड़ता है हमको। हाँ, तो सबसे पहले पदार्थ अवस्था दिखाई पड़ती है। पदार्थ अवस्था में इतने प्रकार के पदार्थ हैं, है ना। आवर्त सारणी में यदि हम देखें तो 120 प्रकार के हमको मेटल्स, नॉन मेटल्स या एलिमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब ये सभी जो हैं ये व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में रहते हैं। ये जिस मौलिक रूप में रहते हैं, उसके बाद ये कुछ अणुओं की रचना करते हैं, कुछ यौगिकों की रचना करते हैं, और उस प्रकार से निश्चित आचरण को व्यक्त करते हैं। संगठन और विघटन, आपस में साथ में आना और उसके बाद छुट्टा हो जाना, इसको कहते हैं विघटन। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण इतना सुंदर लगता है मुझे, छोटे बच्चे थे तभी से ये उदाहरण सुनते रहे हैं कि पदार्थ जो है प्राणावस्था जो है सांस लेती है ना। पदार्थ प्राणावस्था भी सांस लेती है तब, श्वसन प्रश्वसन में प्राणावस्था और जीवावस्था की पूरकता को देखते हैं, और पदार्थावस्था की संगठन विघटन की क्रिया को देखते हैं। देखो, तो आपको पता है हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और हमारे शरीर में जो भी प्रक्रिया चल रही है ना, भोजन को पचाने की, खून को साफ करने की, तरह तरह के पोषक तत्वों को यहाँ वहां पहुंचाने की, शरीर में मरम्मत की क्रिया, आदि आदि बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, जिसके क्रम में जो हमने खाना खाने के बाद मिनरल्स आदि हैं वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कार्बन नाम का तत्व जो है वो शरीर से बाहर उत्सर्जित हो रहा है, बाहर निकलने के क्रम में है। तो ऑक्सीजन आता है, कहाँ से आता है ऑक्सीजन? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों से जो हवा, जो पेड़ पौधे ने उत्सर्जित किया, उसको हमने सांस के रूप में ग्रहण किया। अब हमारे शरीर में भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो फेफड़ों ने ग्रहण किया, उसमें नाइट्रोजन है, अन्य अन्य प्रकार की गैसेस हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रवेश करता है ब्लड में, और वहां से सभी प्रकार के कार्बन के परमाणुओं को अपने साथ चिपका लेता है। मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन को अपने साथ चिपका लिया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये साथ में संगठित हुआ, और संगठित होकर जब हमने अपनी सांस को छोड़ा, तो उस छोड़ने के क्रम में हमारे शरीर से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों निकल गए, फिर से हम ऑक्सीजन ग्रहण की, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इधर हमने सांस को छोड़ा, और उसी क्षण जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने सांस को ग्रहण किया। ग्रहण क्या कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद वहां पर क्या प्रक्रिया हुई? वहां पर पानी जो है वो आ रहा है जमीन से, हवा से, है ना, आदि पानी आ रहा है, और सूर्य का प्रकाश है ना। तो इसमें एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, जिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, वहां पर ग्लूकोज बन रहा है ना। और इस तरीके से कार्बन जो है वो छुट्टा हो के ये जो पत्तियां हैं, ये जो तना है, ये जो फूल हैं, फल हैं, इन सब में वो सारे के सारे तत्व बैठते जा रहे हैं, और फिर से, है ना, ऑक्सीजन छूट गया और फिर हमारे पास आ गया। तो कार्बन रह गया तने में, पत्ती में आदि,
और ऑक्सीजन फिर से छूट करके हमारी नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गया। फिर से कार्बन को उठाया, कार्बन को उठा करके पेड़ के तने में और ऑक्सीजन को हमारे पास। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये है श्वसन प्रश्वसन। तो श्वास लेने की क्रिया प्राण में, जीव में और ज्ञानावस्था की इकाई तीनों में हो रही है ना। और संगठन विघटन कहाँ पर हो रहा है? पदार्थ अवस्था में। लेकिन ये आपस में एक दूसरे के बड़े पूरक विधि से चलते रहते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी छोटी सी चीज यहाँ पर दिख रही है आपको, जड़ों में दिख रहा है। जड़ें कैसे पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, ये बड़ा अद्भुत है। क्योंकि जड़ें बड़ी अद्भुत चीज हैं, क्योंकि वो तत्वों को पहचानती हैं। एक ही मिट्टी में नीम बोइए, आम बोइए, पालक बोइए, मूली बोइए। आपको पता है मूली जो सफेद रंग की वस्तु होती है, ज्यादा वो कैल्शियम को ग्रहण करती है। पालक जो है वो आयरन को ग्रहण करती है, या दाड़म या अनार जो है वो आयरन को ग्रहण करता है। ये कितना अद्भुत है कि एक ही मिट्टी में एक ही जगह सब हैं, है ना। उसी जगह नीम लगा दीजिए, आम लगा दीजिए। तो ये अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने अपने डिजाइन के अनुसार पोषक तत्वों को ग्रहण करके, है ना। किसी को आयरन चाहिए, उसने जमीन से आयरन उठाया पालक ने, और उसने अपने पत्तों में आयरन रख लिया। इधर बाजू में लगी है मूली या रेडिश, उसने कैल्शियम उठाया, उसने अपने उसमें ज्यादा भर लिया। यहाँ कहीं आम है, उसमें कोई और वस्तु चाहिए, आम में वो चला गया। नीम को कुछ चाहिए, वो चला गया। साथ ही साथ सभी के स्वाद में अंतर है ना। क्योंकि ये जो वस्तुओं का एक कंपोजिशन वहां पर बना, जो संगठन विघटन हो रहा है पदार्थ में, वो अलग अलग मात्रा में हो रहा है ना। तो इस तरीके से प्राणावस्था और पदार्थावस्था के एक सुंदर नृत्य जैसा चल रहा है ना। और ये आपस में हर एक क्रिया, हर एक प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक है। अगली अवस्था में पिछली अवस्था के सारे क्रियाकलाप समाये रहते हैं। जैसे कि हमारा शरीर भी प्राणावस्था की इकाइयों या कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जिसके कारण से हमारे अंदर भी श्वास प्रश्वास की क्रिया है। जीवावस्था भी प्राणावस्था से मिलकर के बनी, उसमें भी श्वास प्रश्वास है। प्राणावस्था में श्वास प्रश्वास तो है ही, है ना। तो लेकिन पदार्थावस्था में नहीं है। तो अगली जो अवस्था होती है उसमें पिछली अवस्था के गुण धर्म समाये रहते हैं। ठीक है, तो पदार्थावस्था का धर्म है अस्तित्व। जो मैंने आपको पीछे बताया, पदार्थ अवस्था जो है ये कभी नष्ट नहीं होती। आप इसको कितना कूटें, पीसें, तोड़ें, है ना, फोड़ें, जो आपका मर्जी हो करें, है ना। लेकिन कोई भी पदार्थ आप अस्तित्व से उसको मिटा नहीं सकते हैं, है ना। ये सतत जो है बना ही रहेगा, क्योंकि बनते हैं परमाणु अंशों से, और ये परमाणु अंशों को आप मिटा नहीं सकते। अंशों में पुनः संगठन विघटन की क्रिया होती रहती है। पदार्थ और तत्व और अणु और परमाणु और यौगिक और रचनाएं, ये सब अस्तित्व में आता ही रहेगा। ये डिजाइन है भैया अस्तित्व का। तो पदार्थ अवस्था 120 प्रकार के जो परमाणु है, इनका धर्म है, ये बाय डिफॉल्ट इनका डिजाइन है। धर्म मतलब बाय डिफॉल्ट क्या डिजाइन है? इनका डिजाइन है अस्तित्व। अस्तित्व मतलब अस्ति धन त्व, त्व मतलब व्यवस्था, अस्ति मतलब है, व्यवस्था है, व्यवस्था में बने रहने का डिजाइन है। इसको और विस्तार से मैं बात करूंगी, है ना, कैसे परमाणु अंश एक दूसरे के साथ आ जाते हैं स्थिरता को प्रदान करने, और यौगिकों की रचनाएं होती हैं। ज्यादातर लोगों ने शायद पढ़ा होगा विज्ञान में, इसलिए अभी नहीं ले रही हूँ, पर आगे इस पे और विस्तार में रखूंगी जरूर, है ना। खूब बातें करेंगे हम लोग इस पर। प्राणावस्था का धर्म है अस्तित्व प्लस पुष्टि। धर्म का एक और मतलब है, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार धर्म का मतलब है, धर्म का मतलब कर्म कांड नहीं है बेटा। यहाँ पर धर्म का मतलब है जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो, वही उसका धर्म है। मतलब पदार्थ से उसके होने को आप अलग नहीं कर सकते, तो वो पदार्थ का धर्म है। प्राण अवस्था का धर्म है पुष्टि, मतलब पोषण की क्रिया, बढ़ते रहने की क्रिया, सांस प्रश्वास की क्रिया, है ना, वस्तुओं के समायोजन की क्रिया। इसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे ही आपने इसको अलग किया, तो तुरंत जो है टूटा हुआ जो पत्ता है ना बेटा,
वो क्या हो जाता है? पदार्थ अवस्था। फिर वो भागीदारी नहीं करता, वो हो जाता है खाद, वो हो जाता है मिट्टी। तो टूटा हुआ पत्ता जो है वो प्राणावस्था नहीं है, वो है पदार्थावस्था। तो वो पदार्थावस्था की तरफ आगे गतित हो जाता है। तो पिछली अवस्था जब अपने विरचना स्वरूप में जाती है, सॉरी, अगली अवस्था जब अपने विरचना में जाती है तो पिछली अवस्था की तरह हो जाती है। तो प्राणावस्था का धर्म है अस्तित्व प्लस पुष्टि। क्यों अस्तित्व? क्योंकि इसमें अस्तित्व तो बना हुआ है, जो सारे मैटर मटेरियल हैं वो तो उसमें है, वो तो बने रहेंगे। प्लस पुष्टि, तो आवश्यक पोषक तत्वों के चयन के साथ, है ना, पुष्टि की क्रिया। पुष्टि मतलब इतना सा बीज होता है, बीज से 2 पत्तियां निकलती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे हमको दिखाई पड़ते हैं। लगातार उसमें पुष्टि या पोषण की क्रिया चलती रहती है ना। और जैसे ही पोषण की क्रिया बंद होती है, आप क्या बोलते हो? पेड़ मर गया, है ना। अब ये लकड़ी हो गया, अब ये पुनः पदार्थ अवस्था हो गया। दरवाजा जो है वो प्राणावस्था नहीं है, दरवाजा जो है वो पदार्थ अवस्था है ना। मटेरियल बोलते हैं ना, ये मटेरियल है, वुड है। एक क्या मटेरियल? तो कहते हैं वुड है ये मटेरियल, है ना। तो बेटा ये अस्तित्व में डिजाइन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। छोटी छोटी सी बातें कर रही हूँ, इनको विस्तार में करेंगे, है ना। ठीक, तो देखो आगे लिख रहे हैं जीवावस्था का धर्म। अस्तित्व की तीसरी अवस्था है जीवावस्था, पदार्थ, प्राण और उसके बाद जीवावस्था। जीवावस्था में भी एक धर्म, धर्म मतलब आप इसको अलग नहीं कर सकते इससे। जीवावस्था में क्या है? अपने सर्वाइवल के लिए उसमें गति दिखाई पड़ती है। एक मच्छर भी बैठा हो ना, तो आप उसको ऐसे मारने जाओ तो मच्छर तुरंत उड़ जाता है ना। जैसे अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो एक बगुला है जो कि मछली को लपकने के लिए नीचे आता है, और मछली लपकने नीचे आता है और उसी समय एक मगरमच्छ देखना मुंह खोल देता है। दिख रहा है ये डिजाइन? तो अस्तित्व में एक बड़ा सुंदर डिजाइन है पूरी जीवावस्था में, क्रूर और अक्रूर का डिजाइन है ना। तो ये आया, कुछ जो पक्षी है ये मछली लेने आया था और उसी समय मगरमच्छ भी था। तो देखो पेड़ पौधे जो हैं उसमें ये चीज नहीं दिखाई पड़ती, क्या? जीने की आशा। जीने की आशा नहीं है, मतलब अगर आपने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा तो आप काटते हो तो वो भागता नहीं है कि नहीं नहीं मेरे को मत काटो, रोता नहीं है ना। वो जहां से आप काट देते हो बल्कि वहां से और अधिक, है ना, उसमें एक की जगह 4 डालियां निकलती हैं। तो क्या दिखाई पड़ता है कि उसमें जीने की आशा नहीं है, पुष्टि ही उसका धर्म है। तो आप कुल्हाड़ी लेके काटते हो, आप देखो कभी कभी तो बल्कि कटाई छटाई करने से पौधे अच्छे हो जाते हैं। आप लोग आगे आगे पढ़ोगे, गेहूं की, जैसे गेहूं के ऊपर है ना ड्रम चला देते हैं हम जब खेती करते तो गेहूं के ऊपर ड्रम। तो क्यों पता चला? क्योंकि उसको जब जितना हम ऐसे नीचे दबाते हैं तो उसमें एक की जगह 4 वो बाली निकलती हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो वहां पर जब हम ये प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि वो और अधिक वैसे ही अपनी जगह में रहते हुए सर्वाइव, मतलब और पुष्ट हो जाती है। तो वहां वो डिजाइन है। और यहाँ क्या डिजाइन देखने को मिलता है? अस्तित्व है, पुष्टि है। पुष्टि मतलब जरा सा बच्चा होता है, एक ह्यूमन बच्चा भी छोटा सा होता है और बड़े होते होते 5 फुट 5.5 फुट का हमारे जैसा हो जाता है, 5 फुट 5 इंच का, है ना। आपके जैसा 6 फुट का भी हो जाता है। तो आदमी भी बड़ा होता है, बच्चा भी बड़ा होता है ना, मानव संतान बड़ी होती है। इसी तरीके से जीव जानवरों में भी हम पुष्टि की क्रिया देखते हैं। तो अस्तित्व, पुष्टि और जीने की आशा, इसमें जो प्रधान वस्तु, जो अलग करने वाली वस्तु दिखाई पड़ती है वो है जीने की आशा। हर जीव जानवर जीना चाहता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, लेकिन ये तो एक दूसरे को खा रहे हैं, है ना, एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। इसका उत्तर या इसके बारे में चर्चा मैं करूंगी नियम नियंत्रण संतुलन को लेकर के अगले सत्र में, मतलब परसों के सत्र में। लेकिन आज अभी इतना, और इसको और जब सुंदर खोलोगे तो आपको और मजा आएगा। पर आज जानिए कि जीवावस्था का एक डिजाइन है, वो है जीने की आशा। अपने सर्वाइवल के लिए अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, दौड़ के, भाग के, उड़ के, तैर के, है ना। तो जीने की आशा इनमें दिखाई पड़ती है। और उसके बाद है ज्ञानावस्था की इकाई मानव, है ना। ज्ञानावस्था की इकाई मानव का धर्म है अस्तित्व, पुष्टि, जीने की आशा। हम सब जीना तो चाहते हैं, लेकिन भैया देखो हमारे अंदर जो डिजाइन में डिफरेंस क्या है, केवल हम खाने पीने से, सोने से, खूब सुख सुविधाओं से,
अपना वंश आगे बढ़ा लेने से इतने से तृप्त नहीं है। हमको है जिज्ञासा। हम चाहते हैं कि हम अस्तित्व में सब कुछ को जान लें, मतलब जमीन के अंदर क्या है वो भी जाने, और इस धरती के बाहर करोड़ों किलोमीटर दूर तक क्या क्या है वो सब भी जाने। तो हमने तरह तरह की विधाओं के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, है ना, जियो साइंस जिसको बोल, धरती के भीतर का भी साइंस जानना है, धरती के बाहर का भी, है ना, एस्ट्रोनॉमी और दुनिया तरह की चीजें हमने उसमें दिमाग लगाया, पूरी मानव जाति ने, कि हमको सब कुछ समझना है। आदमी जो है ना वो समझने वाली इकाई है। जीव जानवरों को इससे कोई लेना देना नहीं। जीव जानवर नहीं कहते भैया उठाओ बस्ता और चलो स्कूल ना, और आदमी जो है वो कहता है शिक्षा बड़ी चीज है। तो आदमी का डिजाइन है जानने का डिजाइन। वो जानता है, जान के तृप्त होता है, जान के समझ के, जैसी समझ बनी उसके हिसाब से करके देखता है कि भैया ये चीज काम करती है कि नहीं, और अगर काम करती है तो खुश हो जाता है, दूसरे को बताता है। अगर काम नहीं करती है तो सोचता है कि ये कैसे काम करेगी, है ना, और दूसरों से भी पूछता है कि कैसे काम करेगी, और अगर नहीं काम करती निराश हो जाता है तो दुखी भी हो जाता है। आज हम देखते हैं कि जो धरती को समझने के क्रम में आदमी धरती को खोखला करके बैठा हुआ है, वातावरण को असंतुलित करके बैठा हुआ है ना? तो इसका मतलब है कुछ बात उसके पल्ले पड़ नहीं रही है ना? साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि 2-3 साल के बाद जो धरती रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बात पे प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, आदमी कुछ तो गड़बड़ हो गई, है ना? जितना अच्छा समझा है उसके फलस्वरूप बढ़िया आगे बढ़ा। जैसे क्या अच्छा समझ गया, आदमी अपने आहार को पहचाना, गेहूं को पहचाना, चावल को पहचाना, आम को पहचाना। इस तरीके से आप देखोगे तो जितने प्रकार के धान्यों को पहचान गया, दलहनों को पहचान गया, तिलहनों को पहचान गया, खूब पहचाना। नहीं तो सोचो जंगल में हम हमारे जो पूर्वज थे वो तो मतलब पता नहीं कैसे, है ना, कितने लोग न जाने क्या क्या खाए होंगे और खा खा के मरे होंगे, है ना। तो एक विधिवत तरीके को पहचाना, क्या चीज खाएं, कैसे खाएं। पता नहीं किसने दाल को पहचाना होगा, दाल को फिर समय से तोड़ा होगा, है ना, धोया होगा, कूटा पीसा होगा, है ना, दाल फाड़ा बनाया होगा, फिर दाल को उबाला होगा, नमक हल्दी डाली होगी, फिर किसी ने कहा कि उसमें घी डालो और घी में थोड़ा तड़का डालो और तड़का अड़का लगा के हम लोगों ने दाल बनाई। पता नहीं किसने गेहूं पहचाना होगा, गेहूं को लाया होगा, है ना, गेहूं पता नहीं उबाल खाया हो, क्या किया हो, किसी ने कहा नहीं गेहूं को पीसा जाए, पीसा होगा, किसी ने आटा में पानी डाल करके आटा मार लिया होगा, मार करके किसी ने गोल गोल रोटी बना ली होगी, गरम गरम रोटी देसी घी के साथ खाई होगी, है ना। और उसकी परंपरा जाने कितने सालों से, सैकड़ों साल से हम रोटी खा रहे हैं। दाल चावल रोटी सब्जी, न जाने कितने प्रकार की तरकारियां अलग अलग जगह पे पहचानी हम लोगों ने, हैं। उसको बनाने की विधि कौन सी, जैसे गेहूं की जैसे भिंडी की सब्जी होती है ना, भिंडा, उसमें हम डालते हैं मेथी का तड़का, किसी और दूसरी सब्जी में डालते हैं किसी और चीज का तड़का। तो अलग अलग सब्जी में अलग अलग चीज के तड़का पड़ते हैं। हर चीज में किसमें जीरे का तड़का दें, किसमें मेथी का दें, किसमें राई का दें, है ना। ये सब चीज को आदमी कितना अध्ययन किया। अध्ययन करने के फलस्वरूप यदि आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, पहले के जमाने में 40 साल कोई जी गया ना तो कहते थे बढ़िया दीर्घायु हुआ। पहले के समय में, बहुत पहले के समय में, आप देखिए, है ना, इसको रिसर्च करिए, है ना, तो पता चलता है कि असल में आज से 100 वर्ष पूर्व जो एवरेज हमारा आयु था वो बहुत अधिक नहीं होता था। लेकिन आदमी ने बहुत सारी चीजों को पहचाना, पहचानने के फलस्वरूप एक दीर्घायु के रूप में, है ना, क्या मेडिसिन हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किस तरीके से प्राइमरी चिकित्सा हो, किस तरीके से उसके बाद चिकित्सा हो, फिजियोथेरेपी हो, आयुर्वेद हो, पट्टी हो, सर्जरी हो, न जाने क्या क्या आदमी पहचाना। भारत तो इसमें विशेष रूप से अग्रणी रहा। आयुर्वेद को 2500 साल पहले पहचाना, है ना। पूरे विश्व भर में अ, उस वस्तु को प्रतिष्ठित करने के लिए हमेशा ओपन रहा, बिना पैसे के, बिना किसी लोभ लालच के उसको प्रतिष्ठित करने के लिए अग्रणी भूमिका को निभाया। सभी प्रकार का, जितने भी प्रकार का चिकित्सा है मूलतः आयुर्वेद से निर्गमित होता है ना। तो भारत में शोध की एक, है ना, मतलब हमारे एक, जिसको कहते हैं ना, एक कल्चर में ये शोध, और शोध के बाद सही को समझना, सही को बांटना,
ये विशेष रूप से रहा, है ना? सभी कल्चर में रहा बेटा, ऐसा नहीं कि किसी कल्चर में नहीं रहा, सभी में रहा। किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा। कुछ लोग जूझते रहे, है ना? जैसे जो ठंडे प्रदेश के लोग थे बड़े जूझते रहे कि क्या खाएँ, है ना? समझ ही नहीं आ रहा, तो अब लूट-लूट के खाने लगे। लूट-लूट के खाने के क्रम में जहाँ सोचे कि यहाँ ज़्यादा है, वहाँ से लूटने चले आए। लूटने के चक्कर में लोग बड़ा सफ़रिंग भी किए, बड़ा संघर्ष हुआ, बड़ा युद्ध हुआ, है ना? लेकिन थे तो भैया सभी अपने भाई-बहन, अगर उसको पहचाने होते तो लड़ाई झगड़ा ना किए होते। लड़ाई झगड़ा ना किए होते तो इतना खराब इतिहास शायद ना होता। कोई बात नहीं, अब पहचानेंगे, अब मिल-जुल करके रहेंगे। तो आदमी जो है सुखाकांक्षी है। आप देखो इस समय पूरे विश्व में सुसाइड का रेट बढ़ता जा रहा है। मतलब आदमी जिसके पास समस्त प्रकार के सुख सुविधा हैं, है ना? वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं संबंधों में जीना नहीं बन रहा है। तो एक हिस्सा तो है बेटा प्रकृति के साथ जीना, है ना? और दूसरा हिस्सा है संबंधों में जीना। अगर संबंधों में जीना नहीं बना, तो आदमी खाने-पीने के लिए केवल ज़िंदा नहीं रहेगा। जानवर नहीं है आदमी। ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को 2 जगह कैसे जीना है, यदि वो समझ में आता है तो आदमी तृप्त होता है। माने खाने-पीने को भी बढ़िया से हो, शरीर भी स्वस्थ हो, निरोगी हो काया, लेकिन साथ में संबंधों को ठीक से जीना चाहता है। ये जो उलझनें हमारे बीच में रहती हैं ना संबंधों में, चाहे मित्रों के बीच में हो, माता-पिता के बीच में हो, माता-पुत्र या पिता-पुत्र के या पिता-पुत्री के बीच में हो, है ना? इस तरीके की जो समस्याएँ हैं, ये आदमी को अच्छी नहीं लगती, है ना? उससे वो दुखी हो जाता है। तो ये जो डी-वोक एग्रो प्रोसेसिंग कोर्स है, इसमें एक बड़ा हिस्सा ये भी है, जैसे मैंने आपको समझाया था कौशल्य विकास संस्थान। कुशलता जो होती है व्यवहार में। मानव मानव के साथ सुखपूर्वक कैसे जिए, संबंध पूर्वक कैसे जिए, अपेक्षाओं को आपस में समझे, क्या अपेक्षा है, कैसे निर्वाह होगा, क्या डिज़ाइन होगा, कैसी शिक्षा होगी, है ना? शिक्षा में आज की स्थिति में कितना अंतर्विरोध है ना? एक तरफ कहते हैं भैया माता-पिता की सेवा करो, दूसरी तरफ बोल देते हैं बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना? तो ऐसा बड़ा प्रकार का अंतर्विरोध है। एक तरफ अपेक्षा है सेवा की, कृतज्ञता की और दूसरी तरफ क्या बोल दिया? बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना? ऐसी बात भी बोल दी है। तो पूरी यदि हम देखते हैं तो इस समय जितना हम चीज़ों से एक्सपोज़ हैं, मतलब हमारे पास तरह-तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है ना? उस इन्फॉर्मेशन में हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी द्वंद की, काफ़ी उलझन की, ऊहा-पोह की स्थिति बनी रहती। समझ में नहीं आता, एक तरफ कहते हैं बड़े से बड़े लोग अमेरिका से रिटर्न होके गाँव में आ रहे हैं और गाँव का आदमी जा रहा है, सोच रहा है गाँव का आदमी सोच क्या रहा है, जाएँगे अमेरिका तो सुखी हो जाएँगे। अमेरिका सोच रहा है कि भैया तलाक कैसे रुके, संबंधों में जीना कैसे बने। है ना? और यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि भैया कैसे हम थोड़ा उन्मुक्त हो जाएँ। ये बड़ा एक अजीब-सी स्थिति पूरी दुनिया में भरी हुई है, दुनिया में बनी हुई है। तो देखा जब उसको खंगाल के तो पाया बड़ी विरोधाभासी मान्यताएँ, है ना? हमारे समाज में प्रचलित हैं। एक तरफ कहते हैं भैया पैसा कुछ नहीं होता है, फिर कहते हैं पैसे का रईसा होता है। मतलब जो रईस होता है, अमीर होता है उसका तो सब सब चल जाता है, उसकी कमी-अमी कोई देखता नहीं है ना? दूसरी तरफ क्या कहते हैं वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, है ना? मतलब चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, हमारी संस्कृति ये भी बात कर रही है। फिर पूछो चरित्र होता क्या है? तो पता नहीं चरित्र क्या चीज़ होती है, लेकिन होता है, चरित्र चाहिए हम सबको। तो हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि भाई चरित्र क्या वस्तु है ना? जैसे हमको पानी आप पढ़ा सकते हो, क्या हमको चरित्र भी समझा सकते हो? तो उत्तर है हाँ, समझा सकते हैं। ऐसे ही बात करके, ऐसे ही शिक्षा विधि से आपको समझा सकते हैं। प्रेम में जीना चाहते हैं, प्रेम समझा सकते हैं क्या? तो उत्तर है हाँ, है ना? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम वस्तु रूप में क्या चीज़ है? कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? कैसे बनेगा? तो बनेगा भैया। पहले हमको खंगालना होगा कि हमने क्या-क्या द्वंद, कैसे-कैसे उलझन वाली बातों को अपने दिमाग में जगह दे रखी है। तो अब उन बातों को थोड़ा-सा रोशनी, है ना? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद की रोशनी में देखेंगे कि सत्य क्या है ना? पैसा या वस्तु क्या है? उससे उसका प्रयोजन क्या है? और उसके बाद देखेंगे कि क्या भैया वास्तव में पैसे का रईसा होता है? या फिर बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया होता है कि नहीं होता है? और हम लोग निष्कर्षों को पाएँगे।
जब हमारे निष्कर्ष आ जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आदमी को तो चाहिए सेवा, कृतज्ञता, संबंध। देखिए क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं व्यापारी सन्यासी हो रहे हैं और सन्यासी व्यापारी बन रहे हैं। सही बात है, दोनों में कहीं कुछ बात बन नहीं रही है। तो हम जिए कैसे, परिवार में कैसे जीना हो। सन्यासी कोई बना तो क्यों बना, क्योंकि परिवार में ठीक से जीना समझ नहीं आ रहा है। व्यापारी क्यों बना, क्योंकि एक मान्यता आ गई बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठा करने सुखी हो जाएंगे। अब जो लोग बहुत सारी वस्तु इकट्ठा कर लिए हैं, उनसे जाके जरा पूछ लिया जाए कि ऐसा हुआ क्या, बोलते नहीं हुआ। इस समय एलॉन मस्क नाम का एक व्यक्ति है ना, बड़ा बहुत सारा धन कमा लिया, बहुत रिच लोगों में से एक है। उससे पूछिए संबंधों की क्या हालत है, कितनी पत्नियां चेंज हुई, लेकिन सभी से तलाक हुआ जा रहा है, किसी के साथ जीना नहीं बन रहा है। उसकी बेटी कहती है कि वो एक बिल्कुल ही खराब पिता है ना। आप सुनिए उनके इंटरव्यू। तो जो सर्वाधिक पैसा कमा लिए तो पता चलता उनके संबंधों में तो नहीं जी पा रहे हैं। और उसी जगह हमारे आप जैसे सामान्य लोग, आप लोगों ने भी कभी कभी ये अनुभव किया होगा, थोड़ा खाते हैं लेकिन अच्छे संबंधों में जब जीते हैं तो बड़ी तृप्ति होती है, ऐसा लगता है कि बस बढ़िया से जी रहे हैं। लेकिन अभी हमारे में भी एक फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है वो, कि हम ये अच्छा जीना क्या है इसको सटीक सटीक ना समझ पाए हैं और ना ही समझा पाए। अपने बच्चों को नहीं समझा पाए, माता पिता को, शिक्षकों को देखते हैं तो बस एक ही कंप्लेंट, जैसे आजकल के बच्चे तो सुनते नहीं, आजकल के बच्चे तो सुनते नहीं, आजकल के बच्चे यहाँ लगे रहते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं, जब हम छोटे थे तब हमारे माता पिता भी यही कहते थे। अब मजेदार बात आपको बताऊं, मैंने 2017 में जब आयुर्वेद को मैंने सोचा लाओ चलो थोड़ा खंगाला जाए, तो अष्टांग हृदयम नाम की किताब है, खरीद के लाए, उसको पढ़ना शुरू किया। 2500 साल पहले ये किताब लिखी गई है। पहला जो प्राकथन लिखे हैं उसमें महर्षि लिख रहे हैं कि या तो चरक संहिता या अष्टांग हृदयम, दो में से कोई एक किताब है जिसमें लिख रहे हैं महर्षि कि पहले के जमाने के लोग अच्छे होते थे, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। ये लिख रहे हैं 2500 साल पहले, है ना। तो मुझे इतना मजा आया ये बात पढ़ के कि मैंने कहा ये समस्या 2500 साल पुरानी है। ये जो पिछली पीढ़ी है अगली पीढ़ी को कहती है कि ये पीढ़ी सुनती नहीं है ना। तो उसके कारण से कहते हैं कि इसको सरल करके हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया प्रयास, तो उन्होंने खैर बहुत अच्छा किया, हम हमारे लिए उपयोगी प्रयास। मगर शिकायत उन्होंने उसमें लिखी है कि आजकल की पीढ़ी सुन नहीं रही है। तो इसका मतलब है आजकल की पीढ़ी, हम और आप कुछ खोज रहे हैं। हम सुन इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो कुछ सुन रहे हैं उसमें तृप्ति मिल नहीं रही है। तो अब क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसको सुन करके, समझ करके हमको तृप्ति मिले। तो भाई हमने खोजा, हमने पाया, अब आपके साथ उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अस्तित्व में जो ज्ञानावस्था है उसका धर्म है सुख। और सुख कैसा और कितना, निरंतर सुख। हमको जरा सा भी दुख होता है, जरा सा भी, है ना, जरा सा भी किसी से कुछ अनबन हो गई, हमारे मन में वो पीड़ा चुभती रहती है। हमारे दिमाग में, क्लास में बैठे भी उसी बात का विचार हमारे में चलता रहेगा। रात में सोने जाएंगे फिर से वही विचार चलता रहेगा। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तभी भी वही विचार चल रहा है। ये हमारे अंदर बना रहता है क्योंकि हमारा मन, हमारा विचार समाधान का खोजी है। जैसे ही संबंध, जैसे ही कुछ समाधान मिल जाता है, बातचीत हो जाती है और माफी हो जाती है, माफी मिल जाती है, मांग ली जाती है, तुरंत एकदम वो विचार, वो चिंता, वो सब कहीं छू हो जाती है। आदमी का डिजाइन है ये, आदमी को सुख से अलग नहीं किया जा सकता है। और हम तब तक नहीं सुनेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमको निरंतर सुख क्या है और कैसे होगा ये हमको पकड़ में ना आ जाए, ठीक है। तो निरंतर सुख क्या है, कैसे होगा, ये आगे आगे बातें करते रहेंगे। अभी तो 4 अवस्थाओं में संतुलन को, नियम को, नियंत्रण को आगे समझाऊंगी अगली क्लास में। अभी हो रहे हैं 5:28। और जैसे कि आपको वीरा भाई ने सूचित कर ही दिया है, कल हमारे विद्यालय में आ रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी, जो कि ग्लोबल पीस फाउंडेशन के एडवाइजर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम नाम की एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है ना, और ये पुस्तक को यूनाइटेड नेशंस तक लेकर के गए हैं, ठीक। तो आपका ये जो कोर्स है ये और अधिक सुंदर कैसे बने, इस पर चर्चा होगी कच्छ यूनिवर्सिटी के और लोगों के साथ। हम इसको कैसे अच्छा करें वो तो सवेरे होगी, लेकिन शाम को एक विशेष सत्र का आयोजन है जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को आना कंपलसरी है, क्योंकि किसी महान व्यक्तित्व को सुनना बहुत प्रेरणादायी होता है, बहुत स्पष्टताएं हमको आती हैं, है ना।
जब हम आपकी उम्र के थे ना, हमको बहुत समझ में नहीं आता था, लेकिन हमको प्रेरणा ज़रूर होती थी कि कितनी बढ़िया बात कही, नई-नई चीज़ें जानने को मिलती थी, है ना? तो आप सबका आना कंपल्सरी है, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, किंतु इस स्थिति में हैं कि कल सेंटर पे आएँ, तो ज़रूर आइएगा। साथ में आपको वहाँ मिलेंगे एलजे यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के डायरेक्टर इंचार्ज डॉक्टर सुनील छानवाल जी। और अहमदाबाद के एक बड़ी स्कूलें हैं, आनंद निकेतन नाम से, उसके चेयरपर्सन हैं कमल मंगल जी, है ना? तो शिक्षा में विविध प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, है ना? और उनको हमसे प्रेरणा लेनी है, हम उनसे कुछ सीखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अच्छे-अच्छे लोगों हमारे संस्थान में विज़िट कर रहे हैं, उनको आप सभी से बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप लोग जो है ना गाँव में एक अच्छे वातावरण का निर्माण करने वाले, है ना, समझदारी के धारक-वाहक बनने वाले हैं, ठीक है? तो इसी के साथ आज के सत्र को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, 5:30 बज गए हैं। कल आप सभी, है ना, समय से ठीक 4 बजे पहुँच जाइएगा, है ना, अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। दूसरी बात, कल आप सभी स्टूडेंट से ये अपेक्षा रहेगी कि आप लोग व्यवस्था में भागीदारी करें। जो लोग आएँ, मैं वहाँ पे रहूँगी ही, आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन दूँगी, लेकिन लोगों को बिठाना, है ना, पानी आदि पूछना, ये सब, है ना, संस्था के बारे में कुछ कैसे दिखाना है, ये सब में भी भागीदारी एक्टिवली, सक्रिय रूप से करिएगा, ठीक है? चलिए, तो सभी को नमस्ते, कल मिलेंगे।